हे हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया रहेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे को पता है कल आईबीएस का पेपर है, तो ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है तो जल्दी से बता देता हूँ। देखो भाई, एक मैंने वीडियो बनाई थी जिस पे मोर देन अभी 5000 व्यूज़ आ चुके हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले वो वीडियो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी। तो वो वीडियो थी आईबीएस का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, जिसमें मैंने ये बताया था कि आईबीएस का एग्जाम वो कैसा पैटर्न कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन रहते हैं, मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन जुड़ने, सब कुछ मैंने एकदम बढ़िया से डिटेल में बताया। आप 2x पे लगा के उसको देख कर पहले उसको देखना, इस पे मत आना। ठीक है, वो आपने वीडियो देख ली। उसके बाद में ये वीडियो किस चीज़ के लिए ये बता देता हूँ मैं। उस वीडियो के बाद मेरे को काफ़ी डाउट लोगों के ये आए कि भैया मैंने सिर्फ ग्रुप 1 पर से प्रिपेयर करा, ग्रुप 2 के लिए कैसे आईबीएस को अटेम्प्ट करें। अब मैंने आपको इंडेक्स दे दिया था, अब इंडेक्स मैं ओपन करके दिखाऊँ क्या? छोड़ो, मैंने इंडेक्स उस वीडियो में दिखाया था, उसमें डीटी एंड आईडीटी दोनों का इंडेक्स था, टीवाईक्यू इंडेक्स, कि उसमें मिल जाएगा। बट अब क्या, सपोज एक दो चीज़ हो सकती है जिसमें मैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। केस 1, पहला केस ये हो सकता है कि ना कोई क्वेश्चन है वो रिपीट ना हो, क्योंकि डीटीआईडीटी है, डीटीआईडीटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ही ना हो मॉड्यूल से। ठीक है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप मॉड्यूल या जिस भी फैकल्टी की बुक है उस फैकल्टी की बुक में जाओगे और उस बुक में से आप लोग कॉन्सेप्ट देखोगे। अगर कोई सेक्शन पे आ गया, कुछ क्वेश्चन 115 बीएससी पे क्वेश्चन आ गया, तो आप जाओगे डीटी में, और या आईडीटी में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 16 पे क्वेश्चन आ गया, आप उसमें जाओगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे वो प्रोविजन, फिर अपना दिमाग लगाओगे कि कैसे सोल्व करना है, फिर खुद पहले कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट करोगे, फिर सोल्व करोगे। ठीक है, ये बात हो गई। बट अब केस टू क्या हुआ कि आप लोग आप लोगों ने आईडीटी डीटीआईडीटी पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या कर रहे थे, आप ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ग्रुप 2 में आपने एग्जामिनेशन टारगेट करा। तो डीटीआईडीटी आपने पढ़ा ही नहीं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो भाई क्वेश्चन ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स मिल गया हो, सपोज करो क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, बट आपको समझ नहीं आएगा कि ये है डीटी का क्वेश्चन है, आईडीटी का क्वेश्चन है। अगर डीटी का है तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा इंडेक्स कैसे देख के फिरोगे? तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डीटी और आईडीटी में किस चैप्टर में क्या टॉपिक है। केस 3 क्या हो सकता है कि ठीक है, आप बोथ ग्रुप का प्रिपेयर करो, बट आपका डीटी आईडीटी इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है, तो आपका ग्रिप नहीं बना हुआ। ग्रिप नहीं बना हो तो आपको पता नहीं लग रहा है कि यार कौन से मॉड्यूल के कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा, मैं एकदम मतलब मिनिमम टाइम, जितना कम से कम टाइम हो सकता है उससे उतने टाइम में, एकदम कम से कम लोएस्ट टाइम में मैं आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल का इंडेक्स, पूरा का पूरा मॉड्यूल आपको पढ़ा दूंगा बहुत कम टाइम में। अब बोलोगे कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। अगर आपने आईसीए का स्टडीमेट से पढ़ा होगा तो भाई मतलब आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको करा देता हूँ। हम ट्राई करेंगे मिनिमम टाइम में पूरा का पूरा मॉड्यूल आप रिकवर करने का। उससे क्या रहेगा कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना, और मैं एकदम यूजर फ्रेंडली और मतलब दोस्त की तरह मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चैप्टर कहना क्या जा रहा है। तो अगर आपको दिमाग में ये रह गया ना कि क्योंकि आईपीएस का पेपर होता है ना, वो लेंदी होता है, टफ नहीं होता। अगर आप किसी से भी पूछ लोगे ना जिसने नवंबर में भी पेपर दिया होगा, वो बोलेगा आईपीएस का पेपर बेकार। आप उससे पूछना कि लेंदी था या टफ था, वो बोलेंगे टफ नहीं था, लेंदी था, हमें पता ही नहीं था क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर आपको ये पता लग गया ना कि भाई ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से आ रहा है, तो भाई इतना तो हम सीए फाइनल के स्टूडेंट है, कोई मतलब लुल्लू लोग नहीं, सीए फाइनल के स्टूडेंट है। अगर हमें पता लग गया कि ये चैप्टर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आया, तो बोलते हैं ना कि किताब मेरे आगे रख दो, टाइम बता दो, मैं सब कर दूंगा, वो हो जाएगा। क्योंकि यार किताब तुम्हारे पास में, क्वेश्चन आ गया, अपना दिमाग लगा के तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना। अगर आपको याद कुछ नहीं करना, आपको समझना है कि ये कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, मैं बताता हूँ। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, जिसमें मैं आईडीटी करता हूँ। मैं इतना फास्ट क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो मैं चाहता हूँ आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। ये आईडीटी का, ये होने के बाद मैं डीटी का भी बनाऊंगा, और अगर आप कहोगे तो लोअर कॉस्टिंग का भी बना दूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है जो आप नहीं पढ़े होंगे। तो आईडीटी का स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं पूरा मॉड्यूल, अब 2000 पेज का आपको देखोगे, 2000 पेज का ये है सिर्फ जीएसटी, फिर कस्टम के कुछ पेजेस हैं। तो आप बोलोगे कैसे आप कम से कम टाइम में बताओगे, तो मैं बताता हूँ। ये आईसीआई का मैजिक देखो, ये इंडेक्स है आईसीआई का इंडेक्स। ठीक है, यूज नहीं करना है ये इंडेक्स, मैंने आपको दिया टीवाईक्यू का, वो यूज कर लेना। इसमें अगर आप देखोगे ना, हर चैप्टर के एंड में आईसीआई ने एक रिकैप डाला हुआ है। ठीक है, कितने पेज का, 104 से 114, मतलब 10 पेज का, मतलब 10 पेज में आईसीआई ने पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया आपको। फिर चार्ज ऑफ जीएसटी में जाओगे, यहाँ भी रिकैप है, ये भी 10 पेज का ही है। मतलब 10 पेज में आईसीआई ने पूरा चैप्टर रिवाइज करता है, और मैं आपको एज ए भाई बताऊंगा, आपको एज ए दोस्त बताऊंगा कि 10 पेज में वो चैप्टर कहना क्या चाह रहा था। अगर वो चीज आपको समझ आ गई ना, तो भाई आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ इस चैप्टर में है क्या। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करता हूँ। मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके रिकॉर्डिंग चल रही है। लेट्स गो टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 का इंडेक्स शुरू होता है, इसका मैं कहीं पे लिख लूँ क्या कि कौन से चैप्टर का किससे होता है? चलो, हर चैप्टर का एंड में ही होता है। ठीक है, चैप्टर 1 में चलता है एकदम एंड में। सजने संवरने की जरूरत है क्या तुझको।
बाकी जो लोग एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो लोग अभी ग्रुप 1, ग्रुप 2 में जिसने डीटीआईडीटी नहीं पढ़ा है, सितंबर में ग्रुप 2 देने का सोच रहे हैं, मतलब डीटीआईडीटी देने का सोच रहे हैं, तो मैं एक फ्री बैच स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने चैप्टर 1 कवर कर लिया, सप्लायर चैप्टर 2 चल रहा है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ अवेलेबल है, इसी चैनल पे आप देख सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग भी होगी। चलो, ये देखो भाई, ये लो। चैप्टर 1 होता है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो ये चैप्टर क्या कहता है, हम गो थ्रू करते हैं जल्दी से जल्दी। ये चैप्टर बोलता है कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट होता है एक सप्लाई, जिसमें सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है। ठीक है, ये चैप्टर बताता है सप्लाई या तो गुड्स की होती है, सर्विस होती है। सप्लाई के उन्होंने 3 एलिमेंट बता दिए। सप्लाई होनी, जीएसटी के 3 एलिमेंट हो गए सप्लाई के। सप्लाई होनी चाहिए या तो गुड्स की या सर्विस की, उसमें कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए और वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बता दी। आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपको चमक जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर 1 से आया होगा। अब इन्होंने बताया सप्लाई में क्या आता है, क्या नहीं आता। क्या आता है, क्या नहीं आता, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी याद याद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सप्लाई में क्या आता है। तो इस चैप्टर में लिखा हुआ है सप्लाई में क्या आता है, क्या नहीं आता। ठीक है, इस फिर उन्होंने और ग्राफ वगैरह बना दिए। फिर उन्होंने बता दी कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हो तो उसमें जीएसटी का कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है, कंसिडरेशन है नहीं है, बिजनेस पर्पस है या नहीं है, तो कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। तो याद रखना, अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस का क्वेश्चन है तो उसमें एडजस्टमेंट यहाँ से आएगी। फिर उन्होंने एक शेड्यूल 1 बताया। शेड्यूल 1 बोलता है डीम सप्लाई, मतलब ऐसी सप्लाई के अंदर एक कंसिडरेशन है, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई में कंसिडरेशन है कि सप्लाई में कंडीशन है, जिसमें कंडीशन है कि आपको पैसा आना चाहिए, कंसिडरेशन आनी चाहिए। कंसिडरेशन आई तो सप्लाई है। तो शेड्यूल 1 बोलते हैं कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें अगर आपको पैसा नहीं है तो भी सप्लाई मानेंगे, तो बोलते हैं डीम सप्लाई। फिर इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर बिजनेस का ट्रांसफर करते हो, डिस्टिंग पर्सन होता है, एजेंट प्रिंसिपल के बीच सर्विस होती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के उन्होंने काफी सिनेरियो बना दिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको सीधा इस पेज पे आना और फिर अपना करना काम। फिर एक शेड्यूल 2 ऐसा होता है जिसमें बोलता है सप्लाई गुड्स की या सर्विस की। इसमें बताया रहता है कि अगर ये एक्टिविटी है तो गुड्स है, सर्विस है, ऐसा है तो सर्विस है, ऐसा है तो सर्विस है, ऐसा है तो गुड्स है। तो मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि उसमें पूछा कि टैक्स रेट दे दी कि गुड्स की 18% है, सर्विस की 12% है, या फिर गुड्स की 12 सर्विस की 18, इस पर क्या टैक्स रेट लगेगा, आप सीधा इस चैप्टर को ना इस शेड्यूल में देखना, आपको यहाँ दिख जाएगा गुड्स या सर्विस। अगर सर्विस है तो वो वाली रेट लगा देना। समझ गए मेरी बात? ज़्यादा टफ नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ फिर से, ज़्यादा टफ नहीं आता है। आपको आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने डीटीआईडीटी कभी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख लो, आपका आपका काम बन जाएगा। फिर उन्होंने रेंट का बता दिया कि रेंट तो सर्विस ही होता है, फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। फिर इन्होंने बताया कि शेड्यूल 3 बोलता है कि सप्लाई नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं होती, शेड्यूल 3 में कवर करती है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी बता दी कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन है, कोर्ट ट्रिब्यूनल की ट्रांजेक्शन है, एमपी एमएलए वगैरह की है, कोई मरवर जाता है उसकी सर्विस है, कोई लैंड वेंट की सर्विस है, एक्शनेबल क्लेम होते हैं। फिर एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, स्पेशल एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, वो भी इसी चीज़ के अंदर कवर है। तो ये सीधा-सीधा आपका कांसेप्ट हो गया इसके बारे में। उसके बाद कंपोजिट और मिक्स सप्लाई होता है। ये कंपोजिट सप्लाई होता है कि अगर कंपोजिट मिक्स सप्लाई का मतलब होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सर्विस आप एक साथ ले रहे हो तो या तो कंपोजिट होगा या मिक्स होगा। कंपोजिट सप्लाई अगर होगा तो उसके अलग फीचर्स होंगे जो ये है, मिक्स होगा तो उसके ये फीचर्स हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर कंपोजिट सप्लाई होगा ना तो एक रेट से टैक्स लगेगा, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट से टैक्स लगता है। ठीक है? फिर ये क्वेश्चन आ गया हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। अब हम आते हैं सीधा चैप्टर 2 पे। लेटेस्ट है। ओके, आ गया। ठीक है, ये आ गया। फिर चैप्टर 2 की समरी। चैप्टर 2 बोलता है चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें बात होती है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की, कि टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मिलेगा, रिवर्स चार्ज मिलेगा, और काफ़ी-काफ़ी बातें होती है। तो इसमें सबसे पहले बता दें कि जीएसटी कैसे होता है, स्टेट वाइज़ होता है, ये होता है, वो होता है। फिर उन्होंने बता दिया कि सीजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, वो यहीं पे बताया हुआ है। फिर उन्होंने बता दिया कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी नहीं लगता। फिर उन्होंने बता दिया कि चलो नीचे की सीजीएसटी पे मैक्सिमम 20% लग सकता है, और 20-20 40 हो गया, और आईजीएसटी का डबल 40% हो सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया कि इंडियन सर्विस पे जीएसटी तब लगेगा जब रेट नोटिफाई करेगी। फिर उन्होंने बता दिया कि कुछ गुड्स और सर्विस होती है जिस पे आरसी में टैक्स लगता है। वो कौन सी सर्विस होती है वो उन्होंने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया किस पे आरसी में लगेगा नहीं लगेगा, आप सीधा इस चैप्टर पे आना। चैप्टर 2 है चार्ज ऑफ जीएसटी, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, किस पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, किस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, बाकी आपके पास इंडेक्स है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये चैप्टर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। अगर कोई क्वेश्चन है आरसीएम का तो आपको पूरा मोड इंडेक्स नहीं देखना, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको पता नहीं रहेगा। आप सीधा याद करना अच्छा किससे आया होगा, अच्छा हाँ चैप्टर 2 चार्ज ऑफ जीएसटी था उससे आया होगा। फिर चार्ज ऑफ जीएसटी का सीधा आप वो देख लेना इंडेक्स, वो वाला जो मैंने आपको दिया था ना टीवाई के वाला। और अगर टीवाई के में नहीं मिले तो आपको पता लग गया ना चैप्टर 2, आप सीधा इस पेज पे आना, यहाँ पे देख लेना इस पे आरसी में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें भी अगर कुछ अगर टफ आया क्वेश्चन तो इसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। ये तो 10 पेज में समरी है, ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन, आप उस पेज भी जा सकते हो सीधा।
ओके, चला है, ओके, इट्स वर्किंग, ओके। तो इन्होंने बताया रिवर्स चार्ज लगता है, जीटी की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, फिर उसमें ये डाल दी गई ये कंडीशन होनी चाहिए सब रेसिपिएंट की। फिर इन्होंने बताया लीगल सर्विस पे आरसीएम लगता है, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल पे लगता है, स्पॉन्सरशिप पे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सर्विस देती है, रेंटिंग मूवेबल ऐसी-ऐसी सर्विसेज है, इन सर्विस पे जीएसटी लगता है। फिर उन्होंने बताया रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे आरसीएम लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल वाले उस पे आरसीएम लगता है। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन, शिट, कल मैंने गलत बताया था किसी को इंटरव्यू में सॉरी, ठीक है। टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज आ गया, सर्विस ऑफर डायरेक्टर की सर्विस आ गई, उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, इंश्योरेंस एजेंट पे रिवर्स चार्ज लगता है, रिकवरी एजेंट पे रिवर्स चार्ज लगता है, म्यूजिक कंपोजर आ गया, कॉपीराइट की सर्विसेज आ गई, मेंबर ऑफ कमेटी आ गई, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स आ गए, बिजनेस फैसिलिटेटर। आपको याद नहीं रखना भाई लिम्बी लिस्ट, आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर एक लिस्ट है जिसके ऊपर बताया हुआ है किस पे आरसीएम लगता है, किस पे नहीं लगता, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस पे रिवर्स चार्ज लगता है, सिक्योरिटी सर्विस पे लगता है, फिर इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन आ गए, फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ये सब बता दिया इन्होंने, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम बता दी। फिर उन्होंने बताया कि आईजीएसटी में भी होता है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बेसिकली, कि अगर आप कुछ ऐसे ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विस देते हो तो उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। फिर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताया कि कंपोजिशन स्कीम क्या, तो कंपोजिशन स्कीम बेसिकली ऐसा होता है कि जीएसटी अगर आपको 18% पे करना रहता है तो कंपोजिशन स्कीम में आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कम रेट 1%, 5%, 6% उसमें जीएसटी पे करके बाहर निकल सकते हो, उसे बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। फिर इस चैप्टर में बताया हुआ कंपोजिशन स्कीम के लिए दो कंपोजिशन स्कीम होती है, 10(1), 10(2) और 10(2)(a) की स्कीम होती है। फिर कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताया है कि ना क्या क्या प्रोसीजर होता है, कि कंपोजिशन में कौन ऑप्ट कर सकता है, क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या टैक्स रेट है, क्या टर्नओवर होगा, क्या एग्रीगेट टर्नओवर होगा, वो सब कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ये क्या है, ताकि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो, आप कुछ तो जाए, मतलब भागते चोर की लंगोटी काफी है, ठीक है। तो वो केस है कि यार भागते चोर की लंगोटी काफी है यहाँ पे आपके लिए। फिर ये कंडीशन बता दी कि ये लोग दे सकते हैं, ये लोग नहीं दे सकते रेट। अगर कोई क्वेश्चन आ गया कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप तो ब्लैंक हो जाओगे, आप सीधा यहाँ पे आना, यहाँ पे कंडीशन देखना, आपका काम बन जाएगा। फिर ये रेट आ गई, गुड्स के लिए क्या रेट है, सर्विसेज के लिए क्या रेट है, कौन कौन लोग है जो कंपोजिशन ले ही नहीं सकते, वो यहाँ पे आ गए इसमें, ठीक है। फिर अदर पॉइंट्स आए कंपोजिशन से रिलेटेड, और ये बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, ये सब इशू करेगा कंपोजिशन वाला। हेलो, हेलो, हाँ, वही सारी आई गेस, ओके, ठीक है। ये टीवाईक्यू हमारे काम का नहीं है, अब हम वापस आगे चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 प्लेस ऑफ सप्लाई का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है, जब बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उस स्टेट के पास टैक्स जाएगा, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ए ने बी को सामान दे तो बी जी स्टेट में उस सामान को कंज्यूम करे, उस स्टेट में टैक्स पे करेगा, तो ये होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल। इसको समझना बहुत जरूरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडीटी में अलग से बहुत ज्यादा वेटेज है उसका, तो चांसेस है कि आपका इसमें आईपीएस में भी इसका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई, हम सीधा आते हैं इसके ऊपर। देखो आप चैप्टर भी बहुत बड़ा है, कहाँ है इसका रिकैप, रिकैप। सजने संवरने की जरूरत है क्या तुझको। ये लो आ गई समरी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, ये पहले गुड्स के लिए होगा। इसमें देखो इस चैप्टर में 4 पार्ट है, गुड्स और सर्विस। पहले गुड्स अगर डोमेस्टिक गुड्स है तो उसकी प्लेस सप्लाई क्या होगी, गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करो उसकी प्लेस सप्लाई क्या होगी। फिर सर्विस, सर्विस अगर डोमेस्टिक है तो उसकी प्लेस सप्लाई क्या होगी, सर्विस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी प्लेस सप्लाई क्या होगी। तो टोटल 4 सेक्शन हो गए, 10 11 9 10 11 12 13। तो सबसे पहले सेक्शन 10 बोलता है प्लेस सप्लाई गुड्स को लेके, तो गुड्स को लेकर इसने बोला है कि ये अगर सप्लाई होगी तो इसकी प्लेस सप्लाई ऐसी होगी। तो इसमें बोला कि अगर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का तो प्लेस सप्लाई ये होगी, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो प्लेस सप्लाई ये होगी, मूवमेंट नहीं हो रहा ये होगी। अगर आप वो बिल टू शिप टू करते हैं, बेच किसी और को, मूवमेंट डिलीवर किसी और को करें तो प्लेस सप्लाई ये होगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो प्लेस सप्लाई ये होगी, ठीक है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड करा और आपकी एड्रेस भी नहीं है तो ये होगी। अगर आपने गुड्स को इंस्टॉल करा, असेंबल किया कोई पर्टिकुलर साइट पे तो प्लेस सप्लाई ये होगी। अगर आपने वेसल वगैरह एयरपोर्ट एरोप्लेन में अगर कोई गुड्स वगैरह की डिलीवर करी तो उसकी प्लेस सप्लाई ये होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी प्लेस सप्लाई ये होगी। फिर उन्होंने बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में तो क्या होता है, तो इंपोर्ट के केस में प्लेस सप्लाई होती है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया। नो, नॉट लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। उसके बाद 12 आता है सर्विसेज का, अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जो इंडिया वाली सर्विसेज उसकी प्लेस सप्लाई बोलते हैं। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है तो जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहीं सर्विस बन जाएगी। और अगर एक से ज्यादा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई बोट वोट के अंदर है तो उसकी सप्लाई ये होगी। रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस के लिए प्लस सप्लाई ये होगी। ट्रेनिंग के लिए ये होगी, बी टू बी के अलग, सर्विसेज के अलग ट्रेनिंग। बी टू बी को अगर ट्रेनिंग देने तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बी टू सी को देने तो जहाँ वो ट्रेनिंग हो रही है वो वाली। फिर अगर कोई पार्क पार्क में अगर आप जा रहे हो तो उसमें एडमिशन के लिए अगर आपको कोई एंट्री एंट्री फीस के लिए कोई सर्विस है तो उसकी सर्विस, उसकी प्लस सप्लाई ये होगी। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसकी बी टू बी केस में ये होगी, बी टू सी केस में ये होगी।
मतलब समझ गए ना आप? आपको याद नहीं करना कुछ भी, वापस मैं बोल रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश मत करो, आप याद नहीं कर सकते। आप बस ये देख लो कि इस चैप्टर में प्लेस सप्लाई की बात करें, उसमें 4 चीज़ हो गई, गुड्स के लिए 2 कंडीशन हो गए, सर्विस के लिए 2 कंडीशन हो गए। तो अब ये डोमेस्टिक वाली स कंडीशंस हो गई, उसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ है, जिसमें पैसेंजर गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है। बोर्ड और कन्वेंस, मतलब अगर आपको किसी मतलब ट्रेन के अंदर आपको कोई सामान मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, तो उसमें क्या होगी। फिर बैंकिंग एंड एनबीएफसी के लिए क्या होती है, इंश्योरेंस सर्विसेज की प्लेस सप्लाई क्या होती है, गवर्नमेंट को अगर आप इसमें एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट भी तो प्राइवेट होता है, प्राइवेट के लिए डिफॉल्ट लगता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली ये सब कंडीशन रहती है कि ये प्लेस सप्लाई होती है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए एक अलग से प्रोविजन है प्लेस सप्लाई का। ठीक है, उसमें एक ऐसा केस आता है कि अगर आप लीज सर्किट दे रहे हो जो एक से ज्यादा इंस्टॉल एक से ज्यादा लोकेशन स्टेट में, तो उसकी प्लेस सप्लाई क्या रहेगी। उसके बाद हम आ गए, यहाँ पे कंडीशन आ गई मूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ गया कि बहुत सारे कंडीशन आ गए कि आप नंबर ऑफ नाइट्स के बेस पे रहेगा कि अगर आप कोई होटल में रह रहे हो कितने दिन रह रहे हो, और वो होटल तो एक से ज्यादा स्टेट में है, तो उसकी प्लेस सप्लाई क्या रहेगी। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कंडीशन है इसके ऊपर भी। उसके बाद ये गवर्नमेंट वाला आ गया कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करा तो उसमें क्या होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा, अगर आपने कैलेंडर डायरी शर्ट इन सब में लगा के एडवर्टाइजमेंट करा, अगर आपने होर्डिंग्स लगा दी, अगर आपने ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो उसकी प्लेस सप्लाई क्या रहेगी। अगर बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल या गैस वैस के बिल आते उसके पीछे कोई एडवर्टाइजमेंट आया, रेलवे टिकट पर एडवर्टाइजमेंट आया, रेडियो में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, टीवी पर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो उसमें प्लेस सप्लाई क्या होगी। सिनेमा हॉल में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इंटरनेट पर कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आपको दिख रहा है, एसएमएस के थ्रू अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो उन सबकी प्लेस सप्लाई क्या होगी, उसके बारे में चर्चा डिटेल में यहाँ कर रही है। ठीक है, ये छोड़ो, फिर ये वाला ये भी छोड़ो। फिर ये बी टू बी बी टू सी, ये क्या आया हमारा। ओके, और ये वो है यार लीज वाला जो मैंने बताया ना कि एक से ज्यादा सर्किट अगर एक से ज्यादा स्टेट के अंदर है तो उसमें क्या रहेगा। उसके बाद ये 10 13 वाला आ गया, आउटसाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आ गया, सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि अगर गुड्स फिजिकली इंडिया में आ रहा है तो फिर क्या होगा, तो जहाँ पे सर्विस परफॉर्म हो रही है वहाँ पे प्लेस सप्लाई बनेगी। अगर किसी को थर्ड पर्सन की प्रेजेंस अगर रिक्वायर्ड है तो जहाँ पे वो परफॉर्म हो रहा है वही प्लेस सप्लाई बन जाएगी। अगर इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जहाँ इमूल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, अगर इवेंट वगैरह है तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है वो वाला हो जाएगा आपका। फिर वही आ गया कि मोर देन वन स्टेट है तो हम ये चीजें देखेंगे। फिर बैंकिंग वगैरह का आ गया, इन्होंने बैंकिंग एंड वैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ठीक है, ऑनलाइन ओआईडीआर सर्विसेज होती है तो उसके लिए लोकेशन रेसिपेंट सर्विस होगा। ओआईडीआर सर्विस क्या होती है, छोड़ो आप इतना दिमाग बताओ। ओआईडीआर सर्विस अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसके अंदर प्लेस सप्लाई के लिए कुछ आप अलग से प्रोविजन दिए हुए हैं। फिर ये वही केसेस आ गए ऊपर वाले, जो कि एक से ज्यादा इंसान अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसको जिस जिस स्टेट में जिस जिस सर्विस परफॉर्म हुई उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये कंडीशन आगे बहुत सारे। तो प्लेस सप्लाई अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया डिटेल में आप देखना, फिर इन कंडीशन पे आ जाना, आपका काम बन जाएगा। अब कुछ नोटिफाइड सर्विस उसकी प्लेस सप्लाई बताई है, जिसमें बोला कि बी टू बी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल इनसे रिलेटेड प्लेस सर्विसेज है, या फिर कोई फार्मा रिलेटेड सर्विसेज है, या फिर एमआरओ की सर्विस जो है शिप्स एंड अदर वेसल्स से रिलेटेड, तो वो आ गई। ये हमारा चैप्टर 3 प्लस सप्लाई भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे। सजने संवरने की ठीक है, चैप्टर 4 का है एग्जाम्पशन। इसमें क्या होगा कि इस चैप्टर 4 होता है एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता, वो जीएसटी में एग्जाम्प्ट है। बहुत सारी सर्विसेज डाल रखी है, तो वो सारी सर्विस का एक क्रक्स जो मॉड्यूल में डाला है उसी को हम देख के करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, फिर टोटल एमसीक्यू आ गया कि इसने ये सर्विस दी, बताओ कितना जीएसटी एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप सीधा यहाँ पे आना, आपको समझ गया कि ये मैं बता दूंगा। अगर आपको देखना अगर इस लिस्ट में वो सर्विस आ रही है तो वो एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, तो समरी कहाँ गई। ठीक है, लेटेस्ट आ गया, रिकैप आ गया भाई। तो ये छोड़ो भाई, आप ये आपके काम करनी है कि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन से भी कर सकते हैं, ऑर्डर से भी कर सकता है। ठीक है, ये देखो आप कि कौन कौन सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। तो कोई चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी तो वो एग्जाम्प्ट होती है, जिसमें वो समझ गए, कोई चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी आएगी वो एग्जाम्प्ट होगी। उसमें एक पॉइंट आता है रेंटिंग ऑफ रूम्स का, कि अगर ऐसा आ गया कि कोई धर्मशाला वो अपना रूम रेंट पे कर रही है, होल रेंट पे कर रही है, दुकानें रेंट पे डाली, तो एग्जाम्प्ट हो गया नहीं होगी। तो उसमें ये अमाउंट होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ, कोई क्वेश्चन आ गया आप यहाँ पे आना, अमाउंट देखना और उसको कर देना। उसके बाद ये हज यात्रा वगैरह जो होती है, मानसरोवर कैलाश मानसरोवर पे जो यात्रा होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। ये डीडीयू जेकेवाई वगैरह की जो ट्रेनिंग्स वगैरह रहती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी, चैरिटेबल एक्टिविटी, वो एग्जाम्प्ट होती है। उसके बाद में एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज आ गई कि राइस के लिए लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, ये सब राइस से रिलेटेड सर्विस तो एग्जाम्प्ट होगी। वेयर हाउसिंग है माइनर फॉरेस्ट एग्जाम्प्ट होगा। स्टोरेज वगैरह हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेज, मतलब घोड़े वोड़े का वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा तो वो एग्जाम्प्ट होता है। फिर
प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, जॉब वर्क रह गया, वो एग्जाम रहता है। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ डाली हुई है कि कब एग्जाम है कब नहीं है, सारी कंडीशन यहाँ पे आ गई। फिर एजुकेशन सेक्टर आ गया जिसमें ये आ गया कि अगर कोई स्कूल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, वो अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है तो एग्जाम होता है। अगर वो अदर किसी को देता है इनके अलावा तो वो एग्जाम, ठीक है, ये सारी एग्जाम रहती है। फिर अगर वो स्टूडेंट नहीं होता, कोई बाहर वाला लोग होता है, तो उसको अगर एंट्रेंस एग्जाम की सर्विस देता है तो वो एग्जाम रहता है। फिर वो जो सर्विसेज लेता है वो एग्जाम रहेगी, उसकी वो मिड डे मील वगैरह सर्विस दे रहा है, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग ले रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स ले रहा है, तो वो एग्जाम रहेगी। फिर उसमें कुछ कुछ कंडीशन है कि ये एग्जाम तभी रहेगी जो स्कूल को दे रहा है, या कुछ एग्जाम तभी होगी जब कॉलेज को दे रहा है, कुछ एग्जाम तभी रहेगी जब वो दे रहा है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन रहेगी। फिर उन्होंने बोला कि जो ये सीबीआईसी एफिलिएट की सर्विस देता है प्राइवेट स्कूल्स को, तो वो एग्जामेशन नहीं मिलते, गवर्नमेंट स्कूल को देती है, वो एग्जाम रहती है। फिर हेल्थ केयर रिलेटेड आ गया कि हेल्थ केयर में एग्जामेशन रहती है। उसमें एक आता है कि अगर आप आईसीयू वगैरह में हो तो रूम रेंट क्या होना चाहिए बेड का, कि अगर आप किसी, वो बोलते हैं एक वार्ड होता है, एक प्राइवेट रूम होता है, तो उस रूम के अंदर वो लिमिट डाली हुई है कि अगर 5,000 रुपये है, उससे ज़्यादा अगर दे रहे हो आप तो वो एग्जाम नहीं रहेगा। लेकिन आईसीयू है, आईसीयू में वो लिमिट नहीं लगती। ऐसा ऐसा कुछ कुछ रहता है। एम्बुलेंस की सर्विस एग्जाम रहती है। बर्ड एनिमल इन सब की हेल्थ केयर भी एग्जाम रहती है। फिर जब गवर्नमेंट सर्विस देती है 243 GW वाली, जो नगर पालिका वगैरह की जो सर्विस रहती है, वो एग्जाम रहती है। फिर इन्होंने बोला कि ये सर्विस एग्जाम नहीं रहती, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट, वेसल, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ओके। फिर यही सब गवर्नमेंट से रिलेटेड आ गया कि गवर्नमेंट अगर प्राइवेट लोगों को दे रही है, बिजनेस को, वो सारी टैक्सेबल रहती है, लेकिन अगर अप टू 5,000 की सर्विस दे रही है, किसी को भी दे रही है, तो वो सब एग्जाम रहेगी। इंडियन रेलवे की सर्विसेज टैक्सेबल रहती है। तो इसमें पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। ये सर्विसेज एग्जाम रहती है अगर वो पासपोर्ट दे रहा है, वीजा दे रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट अगर दे रहा है तो वो एग्जाम है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी चीजें आ गई। ये ईआरसीसी का एक कंसेप्ट होता है जो जीएसटी में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पता नहीं इंपॉर्टेंट इतना होगा या नहीं होगा, बट ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन सर्विस अगर स्टेट गवर्नमेंट देती है तो वो एग्जाम रहती है। फिर कंस्ट्रक्शन सर्विस आ गई जिसमें मतलब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर आप दे रहे हो फॉर दिस प्रधानमंत्री जीवन आवास योजना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी होगी, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये सब सर्विसेज आप यहाँ से चेक कर लेना। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड यहाँ डाला हुआ है कि इन स्टेट में दे रहे हो आप तो एग्जाम है, इन स्टेट में दे रहे हो तो टैक्सेबल है, अगर आप एसी में दे रहे हो तो टैक्सेबल है, अगर आप नॉन एसी दे रहे हो तो एग्जाम है। ये सब है। और फिर कुछ कुछ स्टेट है जहाँ पे अगर आप एयरवे में भी दे रहे हो तो वो भी एग्जाम है। उसके अलावा ये रेलवे की सर्विस है जिसमें बोलता है कि मेट्रो की सर्विस है, फर्स्ट क्लास में जा रहे हो या फिर मतलब जनरल कैटेगरी में जा रहे हो, फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे हो, तो वो उस अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है। फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के आगे जीटीए वगैरह की सर्विस आ गई, इंलैंड आ गई, इसमें एग्जाम है नहीं है, ये सब डिस्कशन यहाँ हो गया। बैंकिंग एनबीएफसी की सर्विस आ गई कि बैंक जो है वो लोन देता है लेता है, तो जो इंटरेस्ट होता है उसमें टैक्स नहीं लगता, आपको पता हो तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ डिपॉजिट लोन है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम होता है। फिर ये बोल दिया कि ये 2,000 तक का जो सिंगल ट्रांजेक्शन अगर आप यूपीआई में करते हो तो वो भी एक्सेप्ट है। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड बात करी हुई है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम जो है एनपीएस, उसमें एन्युटी फंड रहता है, तो उसमें जो भी आप सर्विस मिलती है तो वो एग्जाम रहती है। एयर, आर्मी, नेवल, एयर जो भी इंश्योरेंस फंड में मिलता है वो एग्जाम रहता है। तो इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ आ गई, जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यहाँ आ गई, तो वो आप यहाँ से देख लेना सारी कि कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी एग्जाम है। ईएसआई, ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, एनपीएस, ये जो सर्विस देते हैं ये एग्जाम होती है। उसके अलावा पेंशन स्कीम के बारे में यहाँ बात हो गई, बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में यहाँ बात हो गई। अब गवर्नमेंट को हम कोई भी सर्विस देते हैं तो वो ये बात होगी कि ये सर्विस आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये सर्विस आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो ये एग्जाम है। जिसमें फेयर प्राइस शॉप एक इंपॉर्टेंट आ गया, इंश्योरेंस कंपनी, फेयर प्राइस मतलब उचित मूल्य की दुकान, जो लोग राशन देते हैं 2 रुपए किलो गेहूँ देते हैं वो वाला। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं अगर आप, जिसमें 75% एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर बियर कर रहा है तो वो एग्जाम है। लीजिंग की सर्विस अगर है तो उसके बारे में बात बताई हुई है यहाँ पे। लीगल सर्विस की बात करिए कि अगर पार्टनरशिप, हम एडवोकेट, ये सब लोग अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं जिसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख उससे कम है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो एग्जाम है। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बता दें कि अगर ये इवेंट अगर आप स्पॉन्सर करो तो एग्जाम है। स्किल डेवलपमेंट आ गया जिसमें एनएसडीसी आ गया, एनएसडीसी रिलेटेड ये एनसीवीटी ये सब इवेंट आ गए, तो ये जो सर्विस होती है ये सब एग्जाम है। कौन आया कौन आया? ओके, जस्ट क्विकली चेक करता हूँ। मैंने एक पोल डाला था कि अगर ये वीडियो किस बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो काफी उसमें लोगों ने यस बोला, देखते हैं अभी क्या चाहे। 82% लोगों ने बोला कि यस ये वीडियो बननी चाहिए। सो ओके गाइस, जैसा आप बोलो वैसा हम करते हैं।
ठीक है, आप कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा बेकार मतलब इतना ऐसा जीएसटी नहीं पढ़ाता, मैं बड़ा अच्छा जीएसटी पढ़ाता हूँ। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है ताकि आपका काम बन जाए। तो एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया डीडीयू, जीकेवाई, एनएसडीसी, आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ, एनएसडीसी करके कुछ है जिसमें कुछ एक एजुकेशन होता है जो एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। कोई आर्टिस्ट अगर सर्विस देता है वो 1.5 लाख रुपए तक का लेता है, फोक आर्टिस्ट होता है जो सपना चौधरी अगर गाना गा रही है, डांस कर रही है, तो वो एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो वो यहाँ लिखा होगा। उसके अलावा राइट टू एडमिशन ऑफ वेरियस इवेंट्स, आप जू वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपको एंट्री फीस लगती है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, तो एग्जाम है यानी वो यहाँ लिखा हुआ, उसमें 500 रुपये की लिमिट भी डाली हुई है। फिर चीटिंग करना सिखा रहा हूँ भाई मैं तुमको, चीटिंग करने के लिए आईसी ने तुम्हें बुक दे दी, तुम्हें बता रहा हूँ चीटिंग कैसे करनी है। ठीक है। फिर अनइनकॉर्पोरेटेड या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अगर कुछ ऐसे ऐसी सर्विस देती है, या फिर ये जो मतलब जो सोसाइटी में आप रहते हो, सोसाइटी अगर आपसे मेंटेनेंस लेती है, अगर मेंटेनेंस अप टू 7,500 पर मंथ पर पर्सन है, अगर वहां तक है तो एग्जाम, अगर उससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल रहेगा, वो चीज़ यहाँ बताई हुई है। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जाम होता है वो यहाँ बताया हुआ है, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज के बारे में यहाँ बातें करी हुई है। फिर जो एसटीयू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग होता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स होता है, जीटीए वगैरह होता है, वो सब में यहाँ बताया हुआ है। चलो 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 चलो, ये जो इनक्यूबेटी इनक्यूबेटी मतलब जो कुछ लोग बनाते हैं, इनक्यूबेटी बोले तो सेल बनाते हैं वो लोग, जिसमें वो कुछ आर एन डी वगैरह करते हैं, कॉलेज वगैरह में रहती है, तो उसके बारे में बताया कि वो एक एग्जेम्प्ट है, वो स्टार्टअप वगैरह का इनक्यूबेटी, अगर आपने सुना होगा वैसा कुछ। ये एस टी पी बिजनेस, टीबीआई, एस टी पी, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ऐसा कुछ वर्ड आ गया तो आप यहाँ पे आ जाना। पब्लिक लाइब्रेरी, बिजनेस एग्जीबिशन आ गया, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन, प्री कोलिंग, रेपिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग, ये फ्रूट्स वगैरह के बारे में जो हम करते हैं, कोल्ड चेन होता है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन होता है। आरटीआई में अगर आप आरटीआई लगाते हो तो उसकी फीस होती है, पब्लिक कन्वेंस होता है, वो सब एग्जामिनेशन रिलेटेड सब कुछ यहाँ है। इन चीज़ों के ऊपर एग्जाम्पशन होती है। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, यूएन बॉडीज अगर कुछ उनसे हम इम्पोर्ट कर, यूएन बॉडी अगर कुछ इम्पोर्ट करती है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो होते हैं, जो बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, वो लोग जो बाहर के लोग इंडिया में एज ए डिप्लोमेटिक आते हैं, तो उन वो जो इम्पोर्ट करते हैं तो उन पे जो एग्जाम्पशन है उसके बारे में यहाँ बात करी हुई है। चैप्टर 4 एग्जाम्पशन हमारा पूरा होता है यहीं पे, चैप्टर 5 पे आता है। चैप्टर 5 है अपना टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें बोलते हैं कि जीएसटी लगेगा तो कब लगेगा, तो उस वो चीज़ बता दी टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग पता लगता है जीएसटी लगेगा तो कब लगेगा। तो चलो टाइम ऑफ सप्लाई पे आ जाते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का आई थिंक छोटा सा क्रक्स रहेगा, ज़्यादा लंबा होगा नहीं। तो ये चैप्टर बताता है कि जीएसटी कब लगेगा, वो होता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई दो चीज़ की हो सकती है, तो गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की होती है। गुड्स के अंदर इन्होंने बताया है कि अगर ये कंडीशन हुई तो इनमें जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स बनेगा। और सर्विस के केस में काफ़ी चीज़ होती है। गुड्स के केस में एक बात याद रखना, एडवांस पे गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब देखो, अगर आपको 100 रुपए का गुड्स बेचा, आपको 100 रुपए मिले, आप जीएसटी पे करोगे। 100 रुपए की सर्विस दी, 100 रुपए मिले, आप जीएसटी पे करोगे। बट क्या अगर आपको एडवांस में 100 रुपए मिल गए फॉर गुड्स, तो आप एडवांस पे जीएसटी नहीं पे करोगे, जब आप गुड्स बेचोगे उसके बाद ही पे करोगे। लेकिन सर्विसेज में अगर आपको एडवांस में 100 रुपए मिल गए सर्विसेज के लिए, तो आपको एडवांस में सर्विसेज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर्विस चाहे आप बाद में दे रहे हो, वो एक डिफरेंस याद रखना। फिर उन्होंने ये गुड्स के बारे में बता दिया, सर्विस के बारे में बता दिया। इसमें सर्विस में 3 कंडीशन हो गई, या तो इनवॉइस इशू हो गया एज पर द कंडीशन, तो ये देखना है। अगर एक केस हो गया इनवॉइस इशू हुआ, तो आपको ये कंडीशन देखनी है। उसके बाद आ गया कि इनवॉइस इशू करने की क्या टाइमलाइन होती है। तो गुड्स के केस में अगर गुड्स रिमूव हो रहा है तो ये कंडीशन होगी, गुड्स अगर रिमूव नहीं हो रहा तो ये कंडीशन रहेगी। सर्विस के केस में आपको हमेशा ये टाइमलाइन फॉलो करनी है सर्विस का इनवॉइस रेज करने के लिए। रिवर्स चार्ज के लिए अलग टाइमलाइन होती है। अगर मैंने बताया टैक्स फॉरवर्ड चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स पे करता है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। सप्लायर होता है, रेसिपिएंट कौन होता है, कस्टमर बेसिकली। कस्टमर टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज में। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों में फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज में अलग अलग होती है। रिवर्स चार्ज में ये कंडीशन रहती है, फॉरवर्ड चार्ज में ये, रिवर्स चार्ज में गुड्स के केस में ये कंडीशन रहती है, सर्विस के केस में ये कंडीशन रहती है। मेन डिफरेंस ये रहता है कि गुड्स के केस में 31st डे होता है, सर्विस के केस में 61st डे होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से आके चेक कर लेना टाइमलाइन। वाउचर एक इसमें आता है कि अगर आपको कुछ वाउचर मिला तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे आईबीएस में लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करते हैं, बट आईसी छोटे चैप्टर से खुलेती है क्वेश्चन निकालती है, तो पूछ लेगी कि वाउचर है इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है कि अगर वो रिडीम हो गया और मतलब अगर आइडेंटिफाइड है, अदर आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ये कंडीशन आप देख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। रेजिडुअल केस रहेंगी, ठीक है। फिर अगर आपको इंटरेस्ट, लेट पे फीस, पेनल्टी ये सब अगर आप दे रहे हो तो इन पे इनकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर रेट चेंज हो गई तो क्या होगा कि भाई आपने इनवॉइस इश्यू तब करा और सप्लाई तब करी और उस दोनों के बीच में रेट चेंज हो गई, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी वो यहाँ पे उस बारे में डिटेल में दिखा हुआ। फिर यहाँ पे कुछ कुछ बताया है कि सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस पहले हो गया लेकिन पेमेंट बाद में आ गई। सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस और पेमेंट इनवॉइस बाद में आया, पेमेंट पहले आ गई। सप्लाई पहले हो गई,
लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में आ गया, सप्लाई बाद में हुई, इनवॉइस बाद में हुआ, लेकिन पेमेंट पहले आ गया। ये सारे सारे केसेस है। तो इनमें से नवंबर में मेरे को याद है क्वेश्चन आया था इसमें से, और मैं करके आया था। इस बार मोस्ट चांसेस इसमें से आ जाए। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई नाम का एक चैप्टर है जिसके अंदर ये केसेस है। तो अगर कोई क्वेश्चन आया तो अपना दिमाग मत लगाना, सीधा इस पे आना, आके यहाँ पे वो कंडीशन देखना, जो कंडीशन फॉलो होगी उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई बता देना। एमसीक्यूज भी आएंगे, बड़े इजी है, फ्री के नंबर आएंगे। वीडियो के बाद अगर एग्जाम में अगर इस चीज की वीडियो की कुछ भी हेल्प मिले तो कमेंट करके जाना वीडियो में कि हाँ ये हेल्पफुल, ताकि अगले अटेम्प्ट वाले लोगों को भी ये वीडियो से मतलब फायदा होगा। अब हम चैप्टर 6 पे आ गए, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई हमने देख लिया। चैप्टर 6 आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब अभी हम देख रहे हैं कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। अब आपने ये देख लिया जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, जीएसटी कब लगेगा ये भी देख लिया। अब किस वैल्यू पे लगेगा वो भी तो पता होना चाहिए ना। उस चीज के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर जिसमें बताता है काफी काफी केसेस है कि अगर ऐसा हुआ तो वैल्यू ये रहेगी, अगर वैसा हो तो वैल्यू क्या रहेगी। ऐसा वैसा जैसा तैसा जो भी रहेगा उस चीज का हम समरी देख लेते हैं कि क्या कब कैसा। दीवाना कहाँ जानता है, ना 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 ना। देखो यार आई से यार इतनी मेहनत करती है यार, हम इधर उधर भागते रहते हैं। ये देखो भाई, वैल्यू सप्लाई आई से बता रही है कि अगर आपने अनरिलेटेड पर्सन को दिया तो वैल्यू सप्लाई ऐसे लगेगी, लेकिन अगर आपने रिलेटेड पार्टीज को दिया तो इसमें ये लगेंगे कि अगर नोटिफाइड सप्लाई होगी तो कंसिडरेशन नहीं, रिलेटेड पार्टी को दी तो इसमें वैल्यू सप्लाई अलग रहेगी। फिर हमने बोला वैल्यू सप्लाई में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, तो हमने बोला कि टैक्सेस आएंगे अदर देन जीएसटी, सारे टैक्सेस आ जाएंगे। थर्ड पार्टी को पेमेंट करा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, सब्सिडी आ गई अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इंटरेस्ट आ गया, ये सब वैल्यू सप्लाई में आ जाएगा। वैल्यू सप्लाई में क्या नहीं आएगा, डिस्काउंट देती है वो वैल्यू सप्लाई में नहीं आएगा। पोस्ट डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देती है बट अगर वो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वैल्यू सप्लाई में नहीं आएगा। फिर वैल्यूएशन के रूल आ गए, 3 रूल अगर हम देखें तो कंसिडरेशन अगर मनी में नहीं होगी तो ये रूल आ गया कि अगर सारे रुपए, अगर आपने 100 रुपए का सामान दिया, अगर आपको 100 रुपए कैश नहीं मिला, आपको कुछ और मिल गया तो वैल्यूज की ये निकलेगी। अगर आपने रिलेटेड पर्सन को सर्विस दी अदर देन एजेंट तो ये कंडीशन रहेगी। अगर आपने एजेंट के थ्रू सर्विस दी तो ये कंडीशन रहेगी, जिसमें 90% का एक रूल रहता है। उसके बाद आ गया वैल्यू बेस्ड सर्विस, जिसके अंदर वैल्यू बेस्ड कॉस्ट, जिसके अंदर बोलता है कि अगर आपके पास कॉस्ट अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप 110% ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। फिर एक रेजिडुअल मेथड आ गया, बेस्ट जजमेंट मेथड बोलते हैं इसको, जिसके अंदर आपको बोला कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो वो आप रीजनेबल बेसिस पे निकाल सकते हो। रीजनेबल बेसिस क्या हो सकता है, रीजनेबल बेसिस होता है रूल 30 और 31, मतलब ये या ये। फिर 31 ए 31 बी आता है, ये बोलता है कि लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब चीज होता है तो उसमें आप ये लगाओगे, अगर आपने स्टेट से ली तो 128%, वैसे वो रिवर्स कैलकुलेशन करके टैक्स में निकालोगे। रिस्क क्लब 100% ऑफ फेस वैल्यू रहेगा। 31 भी बोलता है ऑनलाइन गेमिंग रहता है तो उसमें आप वैल्यू ऐसे निकालोगे। 31 सी बोलता है एक्शनेबल क्लेम अगर आ गया इंक्लूडिंग इन केस ऑफ कसिनो तो उसमें आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे निकालोगे। फिर रूल 32 आता है जिसमें बोलता है कि अगर आप, हाँ, इसमें अगर आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो बेच रहे हो तो उसको कैसे निकालोगे। तो अगर करेंसी आपने अप टू 1 लाख रुपया लिया है तो ये होगा 1 लाख से 10 लाख का तो दिस प्लस दिस, मतलब ये फॉर्मूला याद कर लेना। और एक पहला मेथड ये रहता है, दूसरा मेथड ये रहता है। इस मेथड में समझ निकालने अगर आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, आप रुपया देके डॉलर खरीद रहे हो तो प्योर एजेंट के केस में वैल्यू सप्लाई ये रहेगी। वैल्यू सप्लाई गुड्स के केस में क्या रहेगी, सर्विस के केस में एज पर GAAPA जनरल एक्सेप्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और गुड्स के केस में जो रेट CBIC नोटिफाई करेगी वो रहेगी। फिर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रहती है तो आपको कैसे रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, वैल्यू सप्लाई। ना 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 ना। फिर 7 चैप्टर आईटीसी का। आईटीसी क्या रहता है, अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी पे करो, लेकिन अगर आप कोई सामान खरीदो तो उसको आपका उसको आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो आईटीसी क्या रहता है आपके लेजर में आ जाता है। उसके बाद आप क्या करो, जब आप सामान बेचते हो तो अगर आपको 100 रुपए की लाइबिलिटी है और पीछे से आपने सामान खरीदा तो उस पर 50 रुपए अगर आप आईटीसी मिला तो अब फॉरवर्ड में आपको 100 रुपए पे करना है, लेकिन वो 50 रुपए का आईटीसी आपको परचेस में मिला। अब उसको यूज करोगे, 100 - 50 नेट का जो 50 रहेगा वही पे करोगे। इसे बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम नीचे चलते हैं। इसका समरी इन्होंने दिया होगा बड़े प्यार से, बड़े अच्छे लगते हैं। ना 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 ना, होश over तुम, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, क्या किया क्या किया क्या किया। आईटी चैप्टर एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है इस हमारे सिलेबस का, और काफी डिटेल में, काफी एडजस्टमेंट और जीएसटी में मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगर आपका ग्रुप पे सितंबर या जनवरी में है तो मेरी वीडियोस देखना अब याद से। आईटी का चैप्टर बड़े प्यार से कराऊंगा, मजा आ जाएगा, प्रैक्टिकल लिंकिंग के साथ बताऊंगा सब। ओके, तो चलते हैं गाइस। देख रहे हो आप कितना बड़ा चैप्टर, 106 पेज पे आ गए हम, अभी तक समझ नहीं आई है इसकी। ये बड़ा चैप्टर लेंथ जाएगा भाई।
ये आई थिंक समरी आ गई यार। ऐसे यार मतलब एक ही दिल है भाई, कितनी बार जीतोगे। यहाँ पे समरी आ गई। 140 पेज पढ़ाने के बाद आईसीआई ने एक समरी दिया 10 पेज की, जिसमें उन्होंने ऐसे चार्ट वार्ट बना के बढ़िया से डिफाइन किया था। सबसे बढ़िया बिजनेस को होता है कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस में ये सब चीजें आती है। अगर कोई एमसीक्यू आ गया कि बिजनेस है या नहीं है, तो आप ये टेबल रेफर कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलो फिर ऐसे ही बोलती है कि एग्जाम सप्लाई क्या होती है। तो एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, उसमें क्या आता है। एग्जाम सप्लाई मतलब जिसमें रिलेटेड टैक्स होता है, जो होली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी होता है वो इंक्लूड करता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर वो गुड्स होता है, सर्विस होता है। सर्विस सारी इनपुट सर्विस होती है, गुड्स दो तरह के होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, इनपुट होते हैं। इनपुट मतलब कि जो कैपिटल गुड्स नहीं होता, सर्विस मतलब जो सर्विस होता है। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो आपके बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, जो आपने फिक्स फाइनेंशियल में फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है, उसमें अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया, उस पर अगर डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन नहीं भी चार्ज करो तो भी अगर आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया तो वो कैपिटल गुड्स है। ओके, बट ये सब बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। फिर इनपुट टैक्स में क्या क्या मतलब होता है, क्या इंक्लूड करता है, क्या एक्सक्लूड करता है। इनपुट टैक्स मतलब कि जो आपने परचेस करा था उस पर टैक्स पे करा था, उनको इनपुट टैक्स बोलते हैं। इसमें इंक्लूड करता है जो आरसी में आप टैक्स पे करते हैं वो भी इंक्लूड होता है। फिर इसमें वो क्या इंक्लूड है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे अगर आप आईजीएसटी पे करते हो वो भी इंक्लूड होता है। इसमें क्या नहीं आता, कंपोजिशन टैक्स पे, कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने कोई भी टैक्स पे करा है, या फिर अगर आपने कंपोजिशन डीलर से कोई लिया उस पर अगर 1% 2% कंपोजिट टैक्स पे करा है, तो आप उसको आईटीसी नहीं ले सकते। फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या रहता है, ऐसा पर्सन जो इंडिया में बिजनेस तो करता है बट इंडिया में उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो एंटी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बन जाता है वो, जो प्रिंसिपल एजेंट रहता है। फिर इनवर्ट सप्लाई रहती है, वो गुड्स कह सकते हैं, परचेज एक्विजिशन अदर मींस होता है। जीरो रेट सप्लाई क्या है, जीरो रेट सप्लाई मतलब कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या आप एसईजेड वगैरह को सप्लाई करते हो, वो जीरो रेट सप्लाई होती है। उसके बाद ये क्या है, सेक्शन 16 का प्रोविजन है कि आईटीसी लेने के लिए क्या रहेगा। तो इसमें कंडीशन दी है कि आईटीसी लेने के लिए तो आप आईटीसी लोगे, इन्वर्ट सप्लाई का इन सब का लोगे, वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। 6 कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए। 6 कंडीशन क्या है, ये 6 कंडीशन, पहली कंडीशन आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा आपका आपके रूल 38 में डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए मतलब आपके 2 में आना चाहिए। तीसरा आप गुड्स और सर्विस आपने रिसीव करी होनी चाहिए। चौथा आप पे उस पर टैक्स पे करा होना चाहिए सप्लायर ने, कैश में या फिर आईटीसी के थ्रू। उसके बाद वो सप्लायर ने जीएसटी में रिपोर्ट करना चाहिए और आपके रूल जीएसटी 2 में आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी 2 में कुछ चीज़ ऐसी लिखती है कि वो आपको अवेलेबल नहीं हो। मोर डिटेल हम जो मेन लेक्चर आएंगे उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। रूल 39 प्लस रूल 39 की कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर गुड्स लोड्स में आ रहा है तो जब लास्ट लोड्स आएगा तभी आईटीसी मिलेगा। टाइम लिमिट क्या है, 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर आप आईटीसी ले सकते हो। एक्सेप्शन है रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी का। रीअवेलमेंट मतलब आपने आईटीसी ले लिया था फिर आपने रिवर्स कर दिया, फिर आप उसको रीअवेल कर रहे हो। ना 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 ना। इसमें एक कंडीशन डाले हो कि अगर आपको 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट करना चाहिए, अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करा तो आपको आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। उसका एक एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में तो आपने जो गवर्नमेंट को पे किया यार छोड़ो ये कंडीशन, मतलब यस मान लो कि रिवर्स चार्ज एक एक्सेप्शन होती है, डीम सप्लाई एक्सेप्शन होती है, और कुछ कुछ एडिशन हो गया तो वो एक्सेप्शन होती है। ये याद कर लो, मतलब याद मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ के देख लेना, क्योंकि मैं भी आपको कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चैप्टर में क्या क्या चीजें होती है। फिर क्रेडिट होता है तो उसको बांटना पड़ता है कि आप कितना कितना आपका बिजनेस पर्पस के लिए कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप आईटीसी लेते हो। फिर गवर्नमेंट के अंदर एक सॉरी बैंक एनबीएफसी के पास एक स्कीम रहती है कि वो आईटीसी लेंगे ना तो वो 50% आईटीसी ले सकते हैं डायरेक्टली, या तो वो टैक्सेबल एग्जाम, अगर आप टैक्सेबल सर्विस दे रहे हो एग्जाम सर्विस दे रहे हो, आईटीसी आपको पूरा मिले तो आप पूरा आईटीसी नहीं लोगे, सिर्फ टैक्सेबल सर्विस का आईटीसी लोगे, एग्जाम सर्विस के लिए आप आईटीसी नहीं लोगे। तो इसके लिए या तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन करो, या फिर गवर्नमेंट मतलब बैंक एनबीएफसी का एक ऑप्शन है कि जो आईटीसी आपका आ रहा है 50% आईटीसी लो, 50% मत लो, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या कैलकुलेशन थी आपकी, ठीक है। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया एग्जाम सप्लाई के रिवर्सल का, तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो अब यहाँ से ये फॉर्मूला देख के चले जाना। फिर कैपिटल गुड्स का एक रिवर्सल होता है, उसका इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, कोई भी क्वेश्चन लेना, यहाँ पे मीनिंग बता दी फॉर्मूला की हर चीज की। फिर ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बता दिया कि इनएलिजिबल क्या रहता है, किन किन चीजों पर लीज वगैरह ब्लॉक रहता है, किन किन चीजों पे आईटीसी ब्लॉक रहता है, वो सब इन्होंने यहाँ पे बता दिया, एक्सेप्शन बता दिए कि ब्लॉक क्रेडिट है क्या, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज वगैरह। फिर उन्होंने स्पेशल कंडीशन बता दी आईटीसी लेने की, जैसे कि कंपोजिशन में थे अब आप रेगुलर में आ गए। इस पे क्वेश्चन पहले मेरे मेरे नवंबर 24 में आईबीएस में आया था, आ सकता है। इसमें ऐसा रहेगा कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप किस किस चीज का आईटीसी ले सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन लेने आप जब आप लाइबल टू रजिस्टर हुए तो आपको 30 दिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर 30 दिन में कर लिया तो किसका आईटीसी मिलेगा, 30 दिन के बाद करा तो किसका आईटीसी मिलेगा। अगर आप एग्जाम सप्लाई में हो तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप पहले कॉम्पिटिशन में थे अभी आप रेगुलर स्कीम में आ गए तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। उसका स्पेशल कंडीशंस फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी, इसमें रिवर्सल्स के लिए कंडीशन डाल दी कि इन केस में आपको ये रिवर्सल करना रहेगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अगर आप कंपटीशन स्कीम में स्विच कर गया, सप्लाई देने लगे, आप सप्लाई देते थे वो टैक्सेबल थी बट अब गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट दे दी।
ओके, फिर उन्होंने आईएसडी के बारे में बात कर दी कि आईएसडी क्या रहता है। आईएसडी बेसिकली मैं और बताऊँ, आईएसडी मतलब एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जिसमें आप कॉमन सर्विसेज जो भी रहती है, ऑडिट फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, उन सबका आईटीसी एक जगह पे लेते हो, फिर उसको हर जगह बाँटते हो। उसको आईएसडी बोलते हैं। फिर उसने बता दिया कि आईएसडी क्या होता है, अब वो कौन-कौन सी सर्विसेज कॉमन सर्विस रहेगी, उसको कैसे बाँटेंगे, किस-किस स्टेट में बाँटेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा बाँटने का, वो सब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो वो उसके लिए आप यहाँ इस चीज़ को रेफर कर सकते हो। फिर उन्होंने बता दिया कि आप आईटीसी कैसे यूज़ कर सकते हो। आईजीएसटी की लायबिलिटी आप आईजीएसटी की आईटीसी से, सीजीएसटी की आईटीसी से, एसजीएसटी की आईटीसी सबसे यूज़ कर सकते हो। सीजीएसटी की लायबिलिटी तो सिर्फ आप सीजीएसटी की और आईजीएसटी की आईटीसी यूज़ कर सकते हो। एसजीएसटी की लायबिलिटी तो आप सिर्फ एसजीएसटी की आईटीसी और आईजीएसटी की आईटीसी, मतलब सी का आईटीसी एस में यूज़ नहीं हो सकता, एस का आईटीसी सी में यूज़ नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखना, बाकी सब किसी में भी यूज़ हो सकता है। तो आईटीसी वाला भी चैप्टर 7 भी पूरा हो गया। अब हम चैप्टर 8 पे आते हैं डायरेक्ट। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रजिस्ट्रेशंस का, जिसमें हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अभी हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है टोटल करंट एज ऑन नाउ 1824। तो समझ गए क्या करना है, 2000 करवाना है। तो अगर आप देख रहे हो बिना सब्सक्राइब करे तो भाई बहुत बड़ा पाप है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। लाइक चलो मत करना, कमेंट भी मत करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि 2000 का गोल कंप्लीट करना है। चलो आगे चलते हैं। अभी वेट हैंग हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, व्हाट यार। ओके, स्टिल स्क्रीन विजिबल है, करेक्ट। तो अभी ये जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का, इसमें हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन लेना रहता है, क्या कंडीशन है, किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, किसको नहीं लेना, किसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, किसको ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन लेना है, किस स्टेट में क्या टर्नओवर की लिमिट है, वो चैप्टर इस चैप्टर के बारे में आएगा। अगर ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन लेटर को लिखना है, आप इस चैप्टर पर डायरेक्ट आ सकते हो। इसमें क्या बताया हुआ, इसमें बताया हुआ कंडीशन बताई हुई, थ्रेशोल्ड लिमिट बताई हुई है, ट्रांसफर ये सब छोड़ो आप। इसमें एक कंसेप्ट होता है एग्रीगेट टर्नओवर। जब भी आप रजिस्ट्रेशन रहते हो कि जो भी लिमिट रहेगी, जैसे 20 लाख का टर्नओवर या 40 लाख की लिमिट है, तो 20 लाख में क्या आएगा, 20 लाख में टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जाम सप्लाई भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, इंटरेस्टेड, मतलब जो भी आप आउटवर्ड बेच रहे हो भाई, परचेज नहीं करे, जो भी तुम बेच रहे हो ना, जो भी तुम भेज रहे हो बाहर, वो सारा एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। चाहे आप टैक्सेबल हो, चाहे एग्जाम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, जो आपके बुक से बाहर जा रहा है ना, वो सब एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। बात खत्म। चलो आगे चलते हैं, अब लिमिट देखते हैं। तो इसके ऊपर मेरा एक आई डोंट नो, मैंने वीडियो बनाई नहीं, बट मेरा एक समरी, एक नोट्स भी इस पे एमएनएमटी होता है, मणिपुर नागालैंड मिजोरम, तो इस पे 10 यार मैं क्यों याद कर रहा हूँ, आपको याद करना ही नहीं, आपको तो लिखा हुआ मिलेगा, बुक्स रहेगी। तो 10 लाख की कुछ चार्ज है, जिसपे 10 लाख है। इन स्टेट पे 20 लाख की लिमिट है, और इन बाकी स्टेट पे 40 लाख की लिमिट है। गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विसेज के लिए 20 लाख है। सर्विसेज के लिए कभी 40 लाख की लिमिट नहीं है कहीं भी। फिर कुछ कुछ केसेस जिसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रहता है, तो वो केसेस यहाँ बताए हुए हैं, जिसमें बता दो, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आरसीएम की सर्विसेज ले रहा है, अगर कोई ईसीओ की सर्विस, ईसीओ अगर कोई ईसीओ, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कोई टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, 95 में सर्विस दे रहा है, ठीक है, फिर टीसीएस, ओआईडीआर सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईएसडी, वो सब जो देख रहे हैं उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना रहता है। फिर कुछ कुछ लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, जिनका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख की लिमिट के अंदर आ रहा है, एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, सिर्फ आरसीएम की सप्लाई दे रहा है, मतलब ये कंडीशन यहाँ लिखी हुई, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर है ना, कैजुअल टैक्सेशन कौन लेगा और कब लेगा। तो नॉर्मल केस में वो 30 दिन में रजिस्ट्रेशन लेगा, जब वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआर नॉन रजिस्ट्रेशन पर्सन को एडवांस लेना रहता है 5 दिन पहले ही। और अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में अगर कुछ सर्विस दे रहा है, तो उसको 30 दिन में रजिस्ट्रेशन लेना रहता है, ठीक है। फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, यूआईएन के बारे में बताया कि ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है कि लाइबल नहीं होता, फिर भी ले लेते हैं। यूआईएन होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ये यूएन बॉडीज वगैरह लेते हैं। उसके बाद इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन बता दी कि इस केस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन 30 दिन में कर लिया तो ये डेट रहेगी, 30 दिन के बाद का तो ये डेट रहेगी। फिर डीम रजिस्ट्रेशन बता दिया कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डीम रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये केसेस में। फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया कि आपको ये आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, ये होगा, टीआरएन होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ये रहेगा, वो रहेगा, ये पूरा प्रोसेस बता दिया यहाँ पे। फिर ये क्या है भाई, लाल परी, लाल परी, ठीक है, ये पार्ट 2 बताया, ये वही रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है कि फिर वो नोटिस देगा, ये पीओ सेटिस्फाई है या नहीं है, क्लेरिफिकेशन फाइल करोगे, मतलब सब सेंसलेस है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है आपकी, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना। फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन है, आई होप वीडियो रिकॉर्डिंग इज इन प्रोसेस, ओके। सीटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन है, एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन है। इन दोनों के लिए ये चीज़ आप देख लेना, इनको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना रहता है, एडवांस में टैक्स टैक्स पे करना रहता है, ये रहता है 90 डेज के लिए वैलिड रहता है, प्लस 90 एक्सटेंड कर सकते हैं लोग। फिर अमेंडमेंट होती है रजिस्ट्रेशन में, अमेंडमेंट दो तरह के होते हैं, कोर फील्ड या नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन कोर मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है तो नॉन कोर में आ गया। लेकिन अगर आपको एड्रेस वेड्रेस चेंज करना है तो वो कोर फील्ड में चेंज होगा। फिर उसकी प्रोसेस, फिर कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बारे में बता दें, कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, आप इसको कैसे रिवोक कर पाओगे। फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा कि आपको ये फॉर्म भरना रहेगा, इतने दिन में भरना रहेगा, फिर ऑफिसर सेटिस्फाई होगा, कैंसिल कर देगा, नहीं होगा वो एसएन देगा, एसएन का इतने दिन में रिप्लाई करना रहेगा, फिर ऑफिसर रिप्लाई करेगा, अगर आपका कैंसिल हो गया आप इसको रिवोक करा सकते हो, ये कंडीशन रहेगी, इतने दिनों में करना रहेगा। चैप्टर कंप्लीट।
आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ना 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 ना। ये नेक्स्ट चैप्टर है, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट। इस चैप्टर में बात करते हैं कोई भी कुछ आप सामान खरीदता है या कोई भी सामान बेचता है तो उसको एक कुछ लिख के दोगे ना, तो पहले तो जमाने का पर्ची रहती थी कि पर्ची दे दी चल ठीक है हिसाब रखने के लिए, बट अब टैक्स इनवॉइस रहेगा जीएसटी में। अगर आप जीएसटी चार्ज करो तो आपको मैंडेटरी टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ कंडीशन, टैक्स इनवॉइस कब देना रहेगा, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या नहीं रहेगा, इनवॉइस क्या रहता है, इनवॉइस की कंडीशन क्या रहती है, लिमिट क्या है, वो सब चीज़ इसमें देखी जाती है। एमसीक्यू आने का काफी चांसेस है इनवॉइसेस वाले क्वेश्चन से, तो वो जल्दी से हम कवर करते हैं। तो इस चैप्टर में भी बड़ा चैप्टर है बट आईसीए ने समरी दे रखी है, ये देखो 60 पेज पढ़ाने के बाद आईसीए ने छोटी समरी दे दी जिसमें बढ़िया सा कवर हो गया। मैंने बोला रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो गुड्स या सर्विस इन सब में डील करता है, ठीक है। तो वो लिमिट टाइम वो नॉइस इशू करेगा। अगर वो गुड्स का दे रहा है सर्विस का दे रहा है तो ये टाइमलाइन जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ी थी वही है टाइमलाइन, इसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद अगर कंटिन्यू सप्लाई करेगी भी टाइम ऑफ सप्लाई में, ये सब टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन आ गए एज इट इज। ये आ गया कि इनवॉइस पे क्या क्या होना चाहिए। इनवॉइस पे नाम, एड्रेस, जीएसटी होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, रेसिपेंट का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर होना चाहिए, एचएसएन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, टोटल वैल्यू होना चाहिए, टैक्स वैल्यू होना चाहिए, रेट होनी चाहिए, टैक्स चार्ज वो होना चाहिए, प्लेस ऑफ अप्लाई होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, आरसीएम है या नहीं है वो होना चाहिए, इनवॉइस जनरेट किया नहीं किया वो होना चाहिए, क्यूआर आईआर नंबर होना चाहिए इनवॉइस का। फिर उन्होंने बता दिया कि गुड्स के केस में 3 इनवॉइस होने चाहिए, सप्लाई के केस में 2 इनवॉइस होने चाहिए। इन्होंने बताया इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग क्या रहता है कि आप इनवॉइस बनाते हो उसका इनवॉइस भी बनाना पड़ता है। इनवॉइस किसको किसको बनाना पड़ता है, सभी रजिस्टर्ड बिजनेस को बनाना पड़ता है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। कोई भी फाइनेंशियल 17-18 से लेके आज तक कभी भी 5 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर गया तो उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि ये ऐसे 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 करके इनवॉइस बनता है। फिर इसको आईआरएन होता है जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है, आईआरपी एक पोर्टल होता है, ठीक है। एडवांटेज बता दिया इनवॉइसिंग क्या क्या एडवांटेज है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया थ्योरी क्वेश्चन के व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इनवॉइसिंग, यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट मार देना। फिर बताइए यूनिवर्स के किस चीज़ से एप्लीकेबल है, भाई सब चीज़ पे एप्लीकेबल है। आप बी टू बी दे रहे हो उस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्सपोर्ट करो उस पर एप्लीकेबल है, बी टू सी पे एप्लीकेबल नहीं है, आईएसडी पे एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई दे रहे हो, अगर आप सप्लायर हो तो एप्लीकेबल है, अगर आप रेसिपेंट हो तो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे इसमें अगर रिसीव्ड है, रेसिपेंट है तो एप्लीकेबल नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया तो आपको डबल ट्रिपल इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक कोड रहेगा वो सफिशियंट रहेगा। फिर इन लोगों को इनवॉइसिंग से एग्जामिशन मिलते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कोई एसईजेड है, इंश्योरेंस ब्रोकर है, एनबीएफसी है, जीटी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये मूवी सिनेमा हॉल वाले, इन लोगों को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इनवॉइसिंग का वर्क फ्लो आ गया कि कैसे इनवॉइस जनरेट होता है, ये जीएसटी सिस्टम, ई वे बिल सिस्टम। फिर कैंसिल कैसे करते हो इनवॉइसिंग, तो इसमें दिखा कि अगर आप 24 आवर्स में कैंसिल कर सकते हो इनवॉइस को। अगर आपको इनवॉइस जनरेट करते हैं उसमें अमेंडमेंट करना है तो आप उसमें अमेंड नहीं कर सकते। आप जीएसटी पोर्टल पे अमेंड कर सकते हो, इनवॉइसिंग को, इनवॉइस को उस आईआरपी पोर्टल पे जाके अमेंड नहीं कर सकते। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वो सब कुछ आ गया। फिर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आ गया कि अगर आप छोटे छोटे इनवॉइस दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, वैल्यू सप्लाई लेस देन 200 है, ठीक है, और रेसिपेंट मांगता भी नहीं है इनवॉइस, तो आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। फिर बिल ऑफ सप्लाई होता है, टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई क्या डिफरेंस रहता है कि अगर एक्सम सप्लाई दे रहे हो आप या फिर आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं रेस करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई रेस करोगे। फिर ये एडवांस पेमेंट होता है, रिसिप्ट वाउचर होता है, उसके बारे में कहानी बताई हुई है। 9394 के बारे में बता दिया कि कब आपको पेमेंट वाउचर देना है, कब क्या देना है। 9394 होता है रिवर्स चार्ज का। फिर उन्होंने क्रेडिट नोट की बताया। क्रेडिट नोट क्या होता है, आप अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हो। अगर आपने पहले 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, आप आपको पता लगा कि आपको 80 रुपये का ही पेमेंट मिलेगा क्योंकि चीज़ 80 रुपये की थी, 20 रुपये की वो नहीं देगा, तो आप 20 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कर दोगे। वैसे डेबिट नोट में हम 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, फिर आपको पता लगा कि नहीं ये 120 का होना था, आपने गलती से 100 का कर दिया, तो आप 20 रुपये की वैल्यू बढ़ाने के लिए टैक्स में डेबिट नोट इशू कर दोगे। ये चैप्टर भी होगा कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ना 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 ना। फिर चैप्टर 10 है अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल, जिसमें ई वे बिल और अकाउंट्स रिकॉर्ड इसके बारे में बातें करती है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये भी देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, हल्का सा, इजी पीजी, ठीक है। इसने बोला कि यार एक आदमी होता है वो बिजनेस क्या करता है, तो वो पीपीओ भी रहता है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उसका मेन ऑफिस है, एक एपीओ भी होगा। एपीओ भी मतलब कि जैसे अगर उसका दिल्ली में एक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, एक दिल्ली में उसका ब्रांच है, तो हेड ऑफिस का पीपीओ भी बन जाएगा, ये ब्रांच इसकी बन जाएगी एपीओ भी। और जीएसटीएन इन दोनों का सेम जीएसटीएन रहेगा, जिसको बोलेंगे इनका मेन जीएसटीएन। फिर क्या क्या अकाउंट्स बनाने चाहिए, तो उसको यही अकाउंट्स है जो यहाँ पे लिखे हुए सब उसको बनाने चाहिए, यहाँ से देख लेना आप। फिर अगर एजेंट होता है तो एजेंट को क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या सर्विस प्रोवाइडर में तो उसको मैन्युफैक्चरिंग को तो ये एडिशनल उसको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सर्विस में उसको ये एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें ये केस रहेगा, ये अकाउंट उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे।
ट्रांसपोर्टर है तो उसको ये रिकॉर्ड बनाना रखेगा, अगर कोई गोडाउन वेयर हाउस या इन सब को ऑपरेट करे तो उसको ये रिकॉर्ड बना के रखने पड़ेंगे अपने पास। ये कुछ कुछ रूल्स आ गए कि ये आपको नहीं करना, अकाउंट्स में छेड़छाड़ नहीं करनी। कब तक वेरीफाई करना है, कब तक मेंटेन करना है, बुक्स को 72 मंथ्स के लिए वेरीफाई रिकॉर्ड करना है, और इसका सेक्शन होता है 36 का डबल 72। सेक्शन 36 बोलता है कि आपको 72 मंथ्स के लिए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रिटेन करके रखना है। फिर ई वे बिल आ गया। ई वे बिल क्या होता है कि अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे बेचते हो, तो अगर कुछ कुछ कंडीशन फॉलो करते हो तो आपको ई वे बिल बनाना रहता है कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। कब को बनाना रहता है, जब गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए और वैल्यू मोर देन 50,000 होनी चाहिए। मूवमेंट शुड बी इन रिलेशन टू सप्लाई अदर देन सप्लाई, मतलब मूवमेंट होना चाहिए और वैल्यू मोर देन 50,000 होनी चाहिए, तो आपको ई वे बिल बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ आ गया, अगर आप प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के पास मूवमेंट हो रहा है या फिर इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, इन सब चीज का, तो आपको मैंडेटरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, अगर आपकी वैल्यू लेस देन 50,000 होगी तो भी। ईवे बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन रहती है। कौन कौन जनरेट कर सकता है, या तो जो सप्लायर वो जनरेट करेगा, रेसिपिएंट कर सकता है, ट्रांसपोर्टर जो है वो कर सकता है। ये सब चला हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो अभी कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो। अगर एक ट्रांसपोर्टर है उसके पास 50 लोगों का गुड्स आ रहा है, तो वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हैं 50 लोगों का गुड्स एक साथ। ई वे बिल को कैंसिल भी कर सकते हैं 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स। ठीक है। वैलिडिटी आप 200 किलोमीटर है तो इतनी वैलिडिटी रहेगी, 200 से ऊपर है तो इतनी वैलिडिटी बताई हुई है कि जितनी दूर, मतलब ई वे बिल कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो अगर आप इतने किलोमीटर तक जा रहे हो तो इतने दिन के लिए वैलिड रहेगा, इतने किलोमीटर जा रहे हो तो इतने दिन के लिए वैलिड रहेगा। उसमें अगर आप छोटे गाड़ी में जा रहे हो या बड़े ट्रक में जा रहे हो उसमें डिफरेंस रहता है, तो वो सारी कैलकुलेशन यहाँ इन्होंने बताई हुई है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ ई वे बिल रहता है, अगर आप कुछ नहीं करते तो डीम्ड एक्सेप्ट हो जाता है। ई वे बिल कौन कौन से केसेस में चाहिए रहता है, ये सब चीजें वेरीफाई, कन्वेंस रास्ते में वो आपका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, गुड्स का ई वे बिल चेक कर सकते हैं। ये भी चैप्टर पूरा हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये अगर पेमेंट ऑफ टैक्स, अभी इसमें बोलते हैं कि हमने सब देख लिया, जीएसटी कब लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, किस वैल्यू पे लगता है, अब उसका पेमेंट कैसे करेंगे वो इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आ जाओ। इस चैप्टर में एक रूल 86 भी है, इंपॉर्टेंट है, उस पर पिछली बार भी क्वेश्चन आया था नवंबर 24 में आईबीएस में। अब देख लो मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए नवंबर 24 के ही, तो इसका मतलब समझ लो ना आईबीएस में जीएसटी इंपॉर्टेंट है। कहाँ आ गई इसकी समरी, 11 समरी आ गई। इन्होंने बताया आउटपुट टैक्स क्या होता है। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि जो भी हम आउटपुट सप्लाई पे टैक्स देते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है। उसमें क्या नहीं होता, आरसीएम जो टैक्स देते हैं वो आउटपुट टैक्स नहीं होता, क्योंकि वो आरसीएम हम इनवर्ट सप्लाई पे करते हैं। ठीक है। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है वो बता दिया, छोड़ो इस चीज को, ये भी छोड़ो। तो फीचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट कैसे करते हैं, तो जीएसटी कौन पोर्टल पे पेमेंट करते हैं, उस पे हैसल फ्री पेमेंट हो जाता है, ये सब फीचर्स बता दिया। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो ये फीचर चेक देना है यहाँ पे। फिर ई लेजर्स क्या था, जीएसटी पोर्टल पे लेजर्स रहते हैं, एक कैश लेजर रहता है, एक क्रेडिट लेजर रहता है, एक लाइबिलिटी। कैश लेजर जो भी आप कैश पे करते हो वो यहाँ जाता है, जो भी आप क्रेडिट आईटी से लेते हो वो यहाँ जाता है, जो भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर लाइबिलिटी वो थोपता है वो लाइबिलिटी यहाँ जाती है। तो इस तरह के लेजर्स रहते हैं। कैश लेजर में जो आप कैश का पेमेंट करते हो, उस कैश लेजर को क्या फायदा, क्या यूज करोगे आप पेमेंट करने में यूज करोगे, क्रेडिट लेजर को क्या यूज करोगे आप पेमेंट करने में यूज करोगे। आप किस किस मोड से पेमेंट कर सकते हो कैश लेजर में, इंटरनेट बैंकिंग, कैश क्रेडिट, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस या ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर पे 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड की लिमिट भी होती है। फिर मेजर हेड, मिनिमम हेड होती है, माइनर हेड होता है। मेजर हेड बोले तो आईसीएस, माइनर हेड बोले तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब। फिर ये बोलते हैं कि कब मानेंगे कि पेमेंट हो गया, तो इस दिन मानेंगे पेमेंट हो गया, ये तीन में से देख लेना। फिर क्रेडिट लेजर में आईसीएस रहता है। फिर लेजर आ गए जो हमने पढ़ा अभी, डेबिट क्रेडिट, क्या डेबिट होता है, अब हर चीज में आ गया कि कैश लेजर में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, क्रेडिट लेजर में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। यहाँ से देख लेना, वैसे बेसिक सी चीज है। कैश में क्या डेबिट होगा, जो कैश आप लेके, जो कैश है ना आप यूज करोगे वो डेबिट हो जाएगा। और जो बैंक की तरह, बैंक में क्या क्रेडिट होता है, योर सैलरी इज क्रेडिटेड। तो जो बैंक में जो आप इस कैश लेजर में पैसा डालोगे वो क्रेडिट होगा। बैंक में क्या डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो जो आप एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस बोले तो कैश लेजर से आपने जो भी लाइबिलिटी का पेमेंट करा वो यहाँ पे डेबिट होगा। बात खत्म। सेम क्रेडिट के लिए सेम इसके लिए। डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पे आप इंटरेस्ट लगता है तो 18% लगता है। ये क्रॉस लाइबिलिटी, ये सब चीजें यहाँ बताई हुई है। टीडीएस बताया हुआ है, टीडीएस कटता है आपका सीजीएसटी एडजस्ट में 1% टीडीएस कटता है। इन केसेस में टीडीएस के ये लिमिट रहते हैं, ये सब टीडीएस का पूरा चार्ट आ गया पूरा। देखना हो तो यहाँ देख सकते हो, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स में टीडीएस भी कवर्ड है। फिर ड्यू डेट बता दी टीडीएस की। फिर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बता दी, किस पर टीडीएस लगेगा किस पर नहीं लगेगा। अब ये बता, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था ना, आईजीएसटी का पेमेंट आप आईसीएस तीनों के लिए कर सकते हो, सी का सिर्फ सी और आई के लिए हो सकता है, इसका वैसा। तो ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाता है। रूल 86 बी का इन्होंने नहीं डाला, बट मैं बताता हूँ रूल 86 बी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं डाला। रूल 86 बी देख लेना, इसी चैप्टर में आएगा, जिसमें बोलता है कि
चलो मैं निकाल देता हूँ रूल 86 भी। लाल परी लाल परी। एटी सिक्स से यार 86 कहाँ गया भाई? कहीं डाला हुआ उन्होंने ऊपर नीचे यार। रूल 86 भी बेसिकली ये बोलता है कि आप पेमेंट करते हो ना, तो आप सारा कैश, सारा आईटीसी से पेमेंट नहीं कर सकता, वो कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करेगा वो इन्होंने बताया कि मिनिमम आपको 1% तो कैश से पे करना ही पड़ेगा। फिर उसके कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो याद कर लेना। और उसके बाद इसमें इंटरेस्ट वाला याद कर लेंगे, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट लगता है, बट इंटरेस्ट किस पे लगता है? जो लाइबिलिटी आपने आईटीसी से पे करी उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, जो कैश से पे करी उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो वो इसमें प्रोविजन है, वो आप देख लेना यहाँ पे अच्छे से। ये आ गया 86 भी। 45 बी। चलो छोड़ो, गया ऊपर। मैंने बता देना आपको वो है, तो कोई क्वेश्चन है तो पेमेंट ऑफ टैक्स में आ जाना 86 बी के लिए भी। नेक्स्ट चैप्टर अपना ये ईस्ट दो की, तो जो वो काम करता है वो सब चीजें इस चैप्टर के अंदर डाली हुई है, तो ये चैप्टर नया ऐड हुआ था लास्ट टाइम। ये देखो भाई, 40-45 पेज पढ़ाने के बाद इन्होंने समरी दे दी कि ईसीयू का क्या मीनिंग होता है, वो बता दिया कि सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की मीनिंग बताई। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होगा, इंक्लूड करता डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर, मतलब इन सब चीजों की सर्विस अगर हम ऑनलाइन देते हैं तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है एनी पर्सन जो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक हम सेल कर सकते हैं। फिर एक चार्ट बोला कि टैक्सेबिलिटी रजिस्ट्रेशन, तो सप्लाई ऑफ गुड्स करा तो ईसीयू है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टीसीएस डिडक्ट करेगा। जो सप्लायर होगा जो ईसीयू के थ्रू सामान बेच रहा है उसके लिए ये कंडीशन रह गई, उसको भी कंपनसेशन लेना पड़ेगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है जो यहाँ डाला हुआ है। फिर वो उसका टीसीएस रहेगा, उसका क्रेडिट ले सकते हैं। सप्लायर सर्विस के केस में नोटिफाइड सर्विसेज है इन केस ऑफ ए, बी एंड ई। ये क्या है बी एंड सी? ये ए बी सी डी कहाँ पे डाला है भाई आईसीआई ने? देखते हैं यार क्या है। इन केस ऑफ बी एंड सी सर्विसेज, ये ऊपर कुछ डाला हुआ रहेगा यार, बी एंड सी सर्विसेज, वो उस चीज का रेफरेंस यहाँ डाला है कि अगर ये सर्विस रहेगी तो ईसीयू लाइबल टू पे टैक्स रहेगा। और लिमिट लिमिट वो रहेगी सप्लायर के लिए, ये सब रजिस्ट्रेशन के लिए। और इन केस ऑफ दिस सर्विस ईसी इज लायबल टू पे टैक्स ओनली व्हेन सप्लायर, सप्लायर अगर लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए तो ईसीयू टैक्स पे करेगा, और उसमें सप्लायर के लिए ये लिमिट रहेगी। और उसके बाद नोटिफाइड सर्विसेज आ गई। अदर देन ये तो नोटिफाइड थी, अदर देन नोटिफाइड अगर इशू दे रहा है, इशू को मैंडेटरी लगाना, रजिस्ट्रेशन लेना है, 0.5% टीसीएस कट डिडक्ट करेगा ये। और और जो सप्लायर जो सर्विस कर रहा है उसके लिए ये प्रोविजन रहेगा। तो इशू का कोई क्वेश्चन है, ये चार्ट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर टीसीएस का आ गया, टीसीएस की रेट होती है 0.5%, और सी और एस में देखे तो उसका हाथ ऑफ ऑफ हो जाता है 0.25 0.25। टीसीएस का ये चार्ट आ गया। नेट वैल्यू पे टीसीएस डिडक्ट होता है। चैप्टर हो गया पूरा टीसीएस का भी। आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मेरा इस वीडियो का पर्पज यही है कि आप में कॉन्फिडेंस आए, आप ऐसा ना सोचो कि मैं खालिया जा रहा हूँ, मेरे को कुछ तो पता है। तो बस इस वीडियो का पर्पज यही है कि आप में कुछ कॉन्फिडेंस डाल दूंगा। ये वीडियो चल, हाँ चल रहा है। मेरे को लगा वीडियो पॉज हो रखी है, मैं डर गया था भाई, सांसें अटक गई थी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा रिटर्न वाला चैप्टर मिस कर दिया हमने। ये चैप्टर है रिटर्न्स का, जिसमें बोलते हैं कि कौन कौन से रिटर्न कैसे कैसे फाइलिंग करनी है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में। ये समरी देखते हैं, ओके ये समरी चल रही थी। ठीक है, इसमें रिटर्न्स का मतलब क्या, तो वो बताया। रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप सप्लाई करते हो गुड सर्विस, उसको आप जीएसटी में कैसे रिपोर्ट करते हो, वो होता है रिटर्न्स। रिटर्न्स को रिपोर्ट करने का ऑप्शन है कि आप जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न करो, ऑनलाइन आप ऑफलाइन जो यूटिलिटी उससे करो, या जीएसटी सुविधा पोर्टल पे जाकर भी कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न कौन फाइल करेगा, क्या एक्सक्लूजन रहेगा? तो सभी रजिस्ट्रेशन पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्स में रिटर्न फाइल करेंगे। एक्सक्लूडिंग मतलब ये आउटवर्ड का रिटर्न है कि जो सेल्स रिटर्न, मतलब अगर आपने सेल्स करी है उसका अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, जिसको जीएसटी वन बोलते हैं, तो इन सब लोगों को करना है। लेकिन इन लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करना। आईएसडी को जीएसटी वन नहीं फाइल करनी रहती, क्योंकि उनके लिए अलग रहता है मैकेनिज्म। आईएसडी नॉन रेजिडेंट टैक्स कंपोजिशन पे यार, टीडीएस वाले, टीसीएस वाले, ओआईडीआर वाले, इनके लिए अलग रिटर्न होते हैं। फिर जीएसटी वन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे आता है, फैसिलिटेशन सेंटर पे चले जाओ। इसके लिए टाइमलाइन डाल दी कि नॉर्मल लोगों के लिए 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है,
सॉरी नॉर्मल लोगों के 11th है, मतलब 11 तारीख, अगर जनवरी का रिटर्न फाइल करो तो 11 फरवरी। लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम है तो 13 फरवरी आपकी रहेगी। फिर आईएफएफ क्या होता है? आईएफएफ एक फैसिलिटी रहती है जिसमें आप रिटर्न तो रिटर्न तो आप क्वार्टरली फाइल करते हो, पेमेंट मंथली करते हो। उस मंथली पेमेंट के लिए आप मंथली आईएफएफ फाइल कर सकते हो, इनवर्स फंडिंग फैसिलिटी। रिटर्न नहीं होती, आईएफएफ होती है। वन और आईएफएफ में क्या डिफरेंस रहता है कि वन आप फाइल करते हो मंथली, अगर आप क्वार्टरली ऑप्ट करते हो क्वार्टरली, आईएफएफ आपको मंथली फाइल कर सकते हो, ऑप्शन रहता है आपके पास, जिसमें आप रिटर्न फाइल नहीं करते, बस इनवॉइस डिक्लेयर करते हो। एक डिक्लेरेशन होता है एक तरह से। फिर उन्होंने बता दिया कि बी टू बी सप्लाई होते हैं, इंटर होते हैं, वो हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। बी टू इंटर सब इनवॉइस लेवल पे रहते हैं। बी टू सी सप्लाई आप, अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो, मतलब एक ही स्टेट में कर रहे हो, तो आपको इनवॉइस लेवल पे नहीं करना, आप रेट वाइज करते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेट में कर रहे हो तो आपको फिर इनवॉइस लेवल पे डिक्लेयर करना रहेगा। अगर वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो इनवॉइस लेवल पे, अगर वैल्यू 1 लाख से कम है तो स्टेट वाइज डाल देना। फिर जीएसटी वन एक नया ऑप्शन है जिसके अंदर आप वन में अगर कुछ करा उसको अमेंड करना है तो वन में आप उसको अमेंड कर सकते हो। इसका टाइमलाइन भी डाल दिया। आप नील वन फाइल कर सकते हो अगर आपकी कोई सेल, मतलब वन फाइल करना मैंडेटरी, अगर सेल्स नहीं है तो आप नील फाइल कर दो, बट फाइल करना पड़ेगा। फिर ये आईटीसी के बारे में बात आ गई कि आईटीसी आपकी 2A 2B में आ जाएगा। 2A के बारे में बता दिया, 2B में बता दिया। 2A 2B सेम रहता है, बस 2A ये रहता है, 2A रियल टाइम बेसिस पे अपलोड होता है, 2B फिक्स रहता है हर मंथ का, कि 14th को 2B फिक्स हो जाता है। 14 तक जिसने जीएसटी वन फाइल कर दी उसकी इनवॉइस आपका 2B में आएगा। जिसने 14 की बात करी वो इस 2B में नहीं आएगा, क्योंकि 2B तो फिक्स होगी, वो भी नेक्स्ट 2B में आएगा। लेकिन 2A अपडेट होते थे रियल टाइम पे, कि अगर उसने एक साल पहले की रिटर्न आज फाइल करी तो भी एक साल पहले की 2A अपडेट हो जाएगी और उसमें आज का ही इनवॉइस चला जाएगा। ये 2A 2B में डिफरेंस होता है। फिर जीएसटी 6 रहता है, वो आईएसडी के लिए रहता है। जीएसटी 4 कंपोजिशन वालों के लिए रहता है। फिर जीएसटी 3 भी सबको फाइल करना रहता है। जीएसटी 4 कंपोजिशन वाला, 5 नॉन टैक्सेबल वाला, जीएसटी 7 टीडीएस वाला। एक्सक्लूडिंग दिस इन लोगों को जीएसटी 3 फाइल नहीं करनी रहती। फिर क्यूआरएमपी स्कीम रहती है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। आप पूरे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो बट पेमेंट आप मंथली कर रहे हो। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशन रहता है, कैसे करते हैं, ये सब यहाँ बताया हुआ है। क्यूआरबी में कौन ऑप्ट कर सकता है, जिसका टर्नओवर 5 अप टू 5 करोड़ वो ऑप्ट कर सकता है। 3 भी आपको फाइल करनी रहेगी, अगर कुछ नहीं है तो आप नील फाइल करो, तो फाइल तो करनी पड़ेगी आपको। फिर जीएसटी 4 और सीएमपी ड्यू की बात करें, जीएसटी 4 आप ईयरली रिटर्न फाइल करते हो, सीएमपी ड्यू आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो। ये कंपोजिशन वालों के लिए होता है, इनमें ये चीजें रहती है कि ड्यू डेट ये रहती है, ये चीज आप रिपोर्ट करते हो। जीएसटी 5 रहता है, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको जीएसटी 5 फाइल करना रहता है, उनकी ड्यू डेट ऐसी रहती है। जीएसटी 6 आईएसडी वालों को रहती है, इसकी ड्यू डेट ये रहती है। जीएसटी 7 टीडीएस वालों के लिए होती है, उनकी ड्यू डेट ये रहती है। फिर क्यूआरएमपी पे आगे आ गया कि कैसे कैसे वो पेमेंट करते हैं, उसके बारे में आ गया। एक फिक्स सम मेथड रहता है, सेल्फ असेसमेंट मेथड रहता है। आई होप, मतलब थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, बट ऊपर से जाने दो भाई, चिल करो आप, ऐसे मस्त ऐसे कुर्सी पे ऐसे बैठ के ऐसे हवा में ऐसे टाइम पास की तरह देखो इसको, सीरियस मत लो ज्यादा। इसका पर्पज ये है कि आपको पता लग जाए कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, इसमें क्या है। समझ गया भाई? देख भाई अब आगे चल। सेल्फ असेसमेंट मेथड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओमिशन। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, कुछ एरर आगा तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ में रेक्टिफाई कर दो। उसकी मैक्सिमम टाइमलाइन रहेगी एनुअल रिटर्न है 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर रहेगा, तब तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो। फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं जीएसटीआर 10, रजिस्ट्रेशन लेती है जो सबसे पहले रिटर्न फाइल करते हैं उसको फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं। फाइनल रिटर्न बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो लास्ट रिटर्न फाइल करते हैं, उसको फाइनल रिटर्न बोलते हैं। टीसीएस का जो रिटर्न फाइल करते हैं वो जीएसटीआर रेट होता है। ठीक है। हेलो, आई होप आवाज आ रही होगी। ठीक है आगे चलते हैं। एनुअल रिटर्न के बाद, एनुअल रिटर्न क्या रहता है, ईयर एंड पे आप एक रिटर्न फाइल करते हो, उसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं, जिसमें आप पूरे साल का सारा लेखा जोखा जो भी बन करते हो उसको एक समरी डालते हो, जिसको जीएसटी 9 बोलते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जीएसटी 9 है, कंपोजिशन के लिए 9A है, ई कॉमर्स के लिए 9B है, लेकिन 9B अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, तो 9 और 9 नहीं है अभी। ये लोग आईएसडी, कैजुअल टैक्स पर्सन, एनआरटीपी, टीडीएस, इन लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 9 और 9C में क्या डिफरेंस रहता है, 9C का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो सबको फाइल करना है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा रहता है। अब 9 की क्या लिमिट होती है, 9 की लिमिट एज पर लो नहीं है, हर साल की एक अलग लिमिट होती है, बट 2.5 करोड़ है, मतलब मोस्टली हर साल 2.5 करोड़ की लिमिट वो बता देते हैं 9 के लिए। फिर जीएसटी 11 होता है जिसमें जो यूआईएन लोग फाइल करते हैं, जीएसटी 5 है जो ओआईडीआर लोग फाइल करते हैं। ये सब छोड़ो, आगे चलो आगे। चलो ये चैप्टर भी खत्म हो गया रिटर्न, नेक्स्ट चैप्टर पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, इस चैप्टर में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्या इंपोर्ट है क्या एक्सपोर्ट है, उसमें क्या कंडीशन है। तो लेट अस रिकैप। लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, कहाँ गया? ओके, ये आगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में।
हमें पता, जो हमने पहले देखा वही है। इसमें इम्पोर्ट अंडर जीएसटी के बारे में बताते हैं कि इम्पोर्ट क्या होता है, फिर होता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है, सर्विस होता है, उसको इंटरेस्टेड मानते हैं, उस पर आईजीएसटी लगता है। इम्पोर्ट आईजीएसटी या तो गुड्स है, सर्विस है, गुड्स है तो आईजीएसटी है, सर्विस है तो भी आईजीएसटी पर रिवर्स चार्ज पे लग गया इसको। एक्सेप्शन बोलते हैं कि ओआईडीआर सर्विस अगर दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो सप्लायर आउटसाइड इंडिया उसको इंडिया में आके टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बोल दिया, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं, आईजीएसटी भी लगता है। ठीक है, वो इम्पोर्ट एक एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट लगता है। ठीक है, उसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, किस वैल्यू पे लगेगा, तो जो एसेसिबल वैल्यू थी प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एनी टैक्स पर, वो सब इंक्लूड करके उसमें आईजीएसटी से हटा दो, जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा। फिर उन्होंने बोला कि सब शेड्यूल 3 की कुछ सप्लाई है, इन पे आईजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं है। फिर ये वापस वही आया, किस किस चीज़ को ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या आएगा। आईसीएसएल हमने देखा शेड्यूल 3 के अंदर आई थी, आईसीएसएल को सप्लाई नहीं है तो उस पर कोई इम्पोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। उसमें प्राइस पे लगेगा जब हाई सी सेल्स में जो बायर था, जो अल्टीमेटली उसको रिलीज कर रहा है होम कंजप्शन के लिए, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी शिपमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये सब चीजें यहाँ पे डाली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक्सपोर्ट की बारी आई, एक्सपोर्ट आप ईओयू को 100% ईओयू को विदाउट पेमेंट ऑफ दिस ड्यूटी कर सकते हो। इंपोर्ट एज ए बैगेज कर सकते हो, एग्जेम्प्टेड रहता है, ये रहता है। इंपोर्ट और सर्विस पर डाल दे हुई है, इंपोर्ट और सर्विस में ये कंडीशन है जो हमने चैप्टर सप्लाई वाले चैप्टर में भी ये कंडीशन डाली हुई है, कब सप्लाई है कब नहीं है, वो वहाँ भी रेफर कर सकते हो। वापस वही आ गया इंपोर्ट और सर्विस के बारे में। ये सब चैप्टर 1 में इन डिटेल में डाला हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। फिर ओआईडीआर सर्विस होता है, इंटरमीडियरी अगर कोई दिलवा रहा है तो उसमें क्या प्रोविजन रहेगी वो यहाँ लिखा हुआ है। ओआईडीआर सर्विसेज क्या रहता है, उसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी ऑटोमेटेड होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए जिसकी डिलीवरी होनी चाहिए टोटल आईटी के बारे साथ, और वो इम्पॉसिबल होना चाहिए विदाउट द हेल्प ऑफ आईटी, बिना आईटी वो सर्विस हो ही नहीं सकती, वो ओआईडीआर सर्विस हो सकती है। फिर ईसीयू लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उसमें क्या रहेगा, इश्यू अगर फिजिकल नहीं है कोई तो उसका कोई पर्सन अवेलेबल इंडिया रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, वो टैक्स पे करेगा, अगर वो भी नहीं है तो उसको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डाले हुआ है, आईटीसी कैसे कैसे मिलेगा, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, सप्लाई ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और या फिर सप्लाई टू एसईजेड। इनके पास क्या ऑप्शन रहता है, या तो वो आई रिफंड ऑफ आईटीसी ले सकते हैं या फिर रिफंड आईजीएसटी पेड ले सकते हैं। मतलब छोड़ो यार, या तो एलयूटी में सप्लाई कर सकते हैं या फिर वो विथ पेमेंट कर सकते हैं, अगर विथ पेमेंट कर सकते हैं तो उसका रिफंड ले सकते हैं, एलयूटी में करते हैं तो आईटीसी इकट्ठा हो गया उसका रिफंड ले सकते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ड्यूरेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है वो यहाँ बताया हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए क्या टैक्सेबिलिटी वो बताया हुआ है, फिजिकल एक्सपोर्ट होना चाहिए गुड्स आउटसाइड इंडिया, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट की क्या टैक्सेबिलिटी होती है, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है, उस पर क्या रेट रहती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है 0.01% हो गया मर्चेंट एक्सपोर्टर को, फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर बाद में आगे बेचता है, फिर रिफंड ले सकते हैं, रिफंड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे उसमें आएगा। 90 डेज के अंदर ये सब हो जाना चाहिए जो भी इसमें लिखा हुआ है कंडीशन वगैरह। ओके ओके ओके। यू यूज एस को अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रोविजन है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ये जो बॉन्ड आपको साइन कराना पड़ता है उसके बारे में बताया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। नेपाल भूटान को अगर आप एक्सपोर्ट करें तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, वो ये है आप आईएनआर में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आप नेपाल भूटान को सर्विसेज दे रहे हो तो। ऐसे करके ये चैप्टर भी पूरा होता है। फिर आता है जो रिफंड वाला नेक्स्ट चैप्टर, अभी अभी ये आ गया कि रिफंड। जीएसटी में क्या रहता है, अभी तक हम पे कर रहे थे पे कर रहे थे पे कर रहे थे पे कर रहे थे, अभी हम क्या क्या जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया उसका रिफंड लेंगे। एक्स्ट्रा कैसे पे कर दिया, या तो हमने गलती से एक्स्ट्रा पे कर दिया, या फिर क्या होगा हम एक्सपोर्ट करा, अगर हम एक्सपोर्ट करें तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, लेकिन उसके लिए हमने परचेस करा, परचेस पे हमने आईटीसी लिया होगा, अब वो आईटीसी इकट्ठा हो गया, तो उस इकट्ठे आईटीसी का हम रिफंड ले लेंगे एज ए कैश। तो वो सब रिफंड का क्या प्रोसीजर रहता है, कब कब रिफंड मिलता है, क्यों मिलता है, किसको मिलता है, कौन ले सकता है, वो सब बातें इस चैप्टर में करेंगे हम अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये देख, इसकी समरी कहाँ है भाई, चैप्टर खत्म हो गया, समरी कहाँ गई इसकी। यार रिफंड वाले चैप्टर की समरी नहीं दी है इससे, ऐसा कैसे हो सकता है। यार इस चैप्टर की आईसीआई ने समरी नहीं दी है तो फिर इसको हम एक बार होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे क्या।
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। याद रख रहा है ये रिफंड वाला चैप्टर पेंडिंग है। ओके, जॉब वर्क वाला चैप्टर आ गया। जॉब वर्क क्या रहता है कि कुछ भी आप काम जॉब करवा रहे हो किसी से किसी वर्क का, तो उसे जॉब वर्क बोलेंगे। आपका कोई काम आप किसी और से करवा रहे हो, जॉब वर्क। क्या होता है, क्यों होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे भाई। 2 पेज में आईसीआई ने इतना बढ़िया से इसको समराइज किया। जॉब वर्क क्या है, क्या है, 2 पार्ट है। ठीक है। जॉब वर्क में 2 पार्टी रहती है, एक तो प्रिंसिपल रहता है, एक जॉब वर्कर रहता है। ठीक है। प्रिंसिपल गुड्स सेंड करता है जॉब वर्कर को, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जॉब वर्कर क्या रहता है, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल है, इसका काम है बाइक बनाना। अब बाइक पे कलर करना रहेगा, तो उसने अपनी बाइक के पार्ट्स भेजे जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर क्या करेगा, उस पर कलर करेगा, कलर करके प्रिंसिपल को वापस भेजेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हो रहता है। ठीक है। उसके बाद इसने पूरा ये जॉब वर्कर की समरी दे दी कि कब कैसा इनवॉइस क्या मैप रहता है। अगर आपने जॉब वर्क के लिए सामान दिया तो वो कितने दिन में वापस आना चाहिए। इनपुट है तो वो 1 साल में वापस आना चाहिए, कैपिटल गुड्स है तो वो 3 साल में वापस आना चाहिए, और 2 साल बाद में भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। बस जॉब वर्कर का यही सीन रहता है। ये चार्ट समझा देता हूँ। अगर गुड्स रिटर्न नहीं करा, आपने जॉब वर्कर को कुछ सामान भेजा और गुड्स अपने जॉब वर्कर ने वापस नहीं भेजा, तो मान लेंगे कि जॉब वर्कर ने वो कुछ खरीद लिया है, उस पर आपको प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा। बस इतना सा जॉब वर्क, कुछ नहीं भाई, छोटा सा चैप्टर। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड ऑडिट्स। ये बढ़िया चैप्टर है, इसमें हम असेसमेंट एंड ऑडिट्स की बात करेंगे। क्या असेसमेंट है, क्या ऑडिट से कैसे कैसे अच्छा चलता है। और ये भाई आईसीएन इसमें भी देखो क्या बढ़िया चार्ट बना के दो चार्ट में निपटा दिया इसको भी। इसको भी एकदम बढ़िया से करते हैं, मजेदार।